हरे भरे बुजुर्ग ने फिर से दहाड़ लगाई, एक और मंत्र फेंका, फिर एक और। लपटे बैले चट्टान की कीलें। उसने सब कुछ करने की कोशिश की, सब कुछ उसकी इच्छा शक्ति और क्रोध से प्रेरित था। हालांकि अक्साई ने खुद को संभाल लिया। साइलेंट विंड को एक महत्वपूर्ण समय पर सक्रिय किया गया। अक्साई की उपस्थिति फीकी पड़ गई। उसकी आभा इतनी फीकी पड़ गई कि ऐसा लगने लगा कि वह धुआं पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एल्डर के हमले बेकाबू हो गए, वो उसे ठीक से ट्रैक नहीं कर पा रहा था। तभी अक्साई आगे बढ़ी, तेजी से, छाया की तरह तेज। इसके बाद उन्होंने वेदांत हॉट को सक्रिय किया। उसकी धड़कनें उसके कानों में गूंजने लगी और उसके भीतर असीम ऊर्जा उमड़ने लगी। उसकी ताकत, गति और प्रतिक्रियाएं कई गुना बढ़ गईं। उसका शरीर पानी में मछली की तरह हिल रहा था। वह एक के बाद एक हमले कर रहा था, जवाबी हमले कर रहा था और एल्डर के भूतिया शरीर पर सटीक वार कर रहा था। जानवर ने गुर्राहट की और पीछे धकेला, ऐसी दहाड़ लगाई कि उनके पैरों के नीचे समुद्र हिल गया। तभी अक्साई ने अंतिम आशीर्वाद मांगा। अग्नि सर्प आत्मा। उसके अंग चमकते हुए सांप के टैटू से जगमगा उठे। वे उसकी त्वचा पर घूमते रहे, आग से जीवित। उसके आसपास की हवा गर्म हो गई, जलने के लिए नहीं बल्कि काटने के लिए पर्याप्त। वह आगे बढ़ा, बेल कोड़े के जादू से फिसलते हुए, और सीधे वेदांत एल्डर की छाती में मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से लाल रोशनी का एक सांप निकला, जो भूतिया रूप के चारों ओर कुंडली बनाकर आग में फट गया। हरे भरे बुजुर्ग ने फिर से चीख मारी, लेकिन इस बार उसका रूप टिमटिमा रहा था। लड़ाई जारी रही। अक्साई के हमले तेजी से, एक के बाद एक, आ रहे थे। प्रत्येक बार उसकी इच्छा शक्ति के भार और आशीर्वाद के बल के साथ पड़ रहा था। उनकी क्यूई आधारित मार्शल आर्ट पानी की तरह बहती थी और बिजली की तरह वार करती थी। हर चाल में सिर्फ शक्ति ही नहीं, बल्कि उद्देश्य भी था। वेदांत एल्डर, जो कभी जंगली और उग्र था, धीरे धीरे अपनी जमीन खोने लगा था। हर हमले के साथ अक्साई एल्डर के भूतिया शरीर में दरारें बनती देख सकता था। अब जानवर का रूप और भी ज्यादा चमक रहा था। उसके शरीर के कुछ हिस्से मंद पड़ रहे थे, मानो उसकी आत्मा को धीरे धीरे चीरकर अलग किया जा रहा हो। हरे भरे बुजुर्ग ने गुर्राते हुए एक साथ सभी दिशाओं से लकड़ी के तत्वों की बेलों से हमला किया। लेकिन अक्साई तैयार थी। उसने कछुए के खोल की ढाल को सक्रिय कर दिया। आशीर्वाद ने उसके शरीर को एक चमकदार, गहरे हरे रंग की बाधा में लपेट दिया, जो कठोर जैद की तरह चमक रही थी। हमले ने खोल को मारा और टूट गया, रक्षा को भेदने में असमर्थ। वरदान एल्डर की आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं। अब वह इसे महसूस कर सकता था। उसकी अपनी शक्ति का सार अक्साई के हमलों और बचाव में बुना गया था। ये उसकी शक्तियां थीं, जिन्हें क्यूई शेल एकीकरण के माध्यम से चुराया और फिर से आकार दिया गया। जानवर की अपनी ताकत उसके खिलाफ हो गई थी। कोई इंसान नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह दहाड़ा। लेकिन अक्साई ने जानवर के नखरे को नजरअंदाज कर दिया। उसकी मुट्ठियां, कोहनी और घुटने बिना रुके हिलते रहे, बार बार नीचे की ओर प्रहार करते रहे। वह घूमा, झुका और उछला। उसके दरियुद आशीर्वाद उसके शरीर पर हल्के से चमक रहे थे। रूनिक सर्प जल उठे। उसके कदम हल्के और तीखे हो गए। उसके प्रहारों में और ताकत आ गई। लड़ाई की लय उसकी अपनी हो गई। समय कितना बीत गया, उसे पता ही नहीं चला। आत्मा के अंतरिक्ष में समय अजीब, धीमा और अंतहीन लगता था। लेकिन अक्साई थकी नहीं। यह नहीं। अक्साई को पता था कि वह इस जगह पर अपने असली शरीर से नहीं लड़ रहा था। इसलिए उसकी सांस फूलने नहीं लगी। जब तक उसकी लड़ने की इच्छा शक्ति मजबूत रही, वह हमेशा के लिए लड़ सकता था। और जितना अधिक वह लड़ता गया, यह उतना ही स्पष्ट होता गया कि वह जीत रहा है। और एक एक करके बुजुर्ग की सुरक्षा को तोड़ दिया। फिर वह क्षण आ गया जिसका अक्साई को इंतजार था। हरे भरे बुजुर्ग ने झिझकते हुए कहा, बस एक सांस के लिए। उसकी इच्छा शक्ति डगमगा गई। अक्साई ने दोनों हाथ उठाए और अपनी आत्मा के मंत्रों का आह्वान किया। लकड़ी के तत्वों की बेलें हवा से ही बाहर निकली, मोटी और भारी। जानवर के अंगों के चारों ओर लिपट गईं और उन्हें जगह पर जकड़ लिया। जल तत्व के चाबुकों ने एल्डर के शरीर को और भी कस दिया। मुझे छोड़ दो, हे नीच इंसान। मेरा शरीर तो तुम्हारे पास है ही। क्या अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? आह! हरे भरे बुजुर्ग ने फिर से दहाड़ लगाई, खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए। उसकी आत्मा क्रोध से भड़क उठी, लेकिन बेलें मजबूत बनी रहीं। पानी कम होता गया। उसका रूप फिर से टिमटिमाया, फिर धुंधला हो गया। मैं सिर्फ तुम्हारे शरीर से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी आत्मा भी चाहिए। हा हा हा! अक्साई ने राक्षस जानवर से हंसते हुए कहा। लेकिन फिर उसका चेहरा कुछ देर के लिए अजीब हो गया। रुको, ये गलत निकला, लेकिन आपको सार समझ आ गया होगा। अपने आप से यह कहते हुए
अक्साई ने बेचारे और फंसे हुए राक्षस जानवर पर एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। तीसरे क्रम के राक्षस जानवर के रूप में एल्डर का अभिमान अक्साई की जबरदस्त हरकतों और टिप्पणियों से पूरी तरह से कुचल गया। अक्साई के सोल स्पेस के अंदर वह जब चाहे अपनी इच्छाशक्ति को चार्ज कर सकता था। सोल स्पेस के अंदर पाए जाने वाले निष्क्रिय एथर सार का उपयोग करके उसके इरादे को रिचार्ज किया जा सकता था, लेकिन यही बात वेडेंट एल्डर के लिए नहीं कही जा सकती थी। उसका संघर्ष धीमा पड़ गया। उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया। लड़ने की इच्छा उसके शरीर से ऐसे निकल गई जैसे तूफान से हवा मर जाती है। हाँ, अंततः अक्साई ने आगे बढ़ना बंद कर दिया और आगे की ओर देखा। वह राक्षस जानवर के ठीक सामने स्थिर खड़ा था। उसकी सांस स्थिर थी, मानो उसने किसी दुर्जय प्रतिद्वंद्वी से लड़ाई ही न की हो। उनके नीचे समुद्र शांत हो गया था। ऊपर सूरज रहित आकाश थोड़ा शांत लग रहा था। अक्साई एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा, शांति से सांस ले रहा था। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। नीचे समुद्र में हलचल मच गई जब एथर शेल एक बार फिर अपनी सतह से ऊपर उठा। ये धीरे धीरे उसकी ओर तैरता हुआ आया, उसकी हथेली के ठीक ऊपर मडराता हुआ। दर्पण जैसा गोला अंतहीन नीले आकाश और अनाम जल को प्रतिबिंबित कर रहा था, जो एक नर्म आंतरिक प्रकाश के साथ मंद रूप से चमक रहा था। बिना कुछ कहे अक्साई ने अपना हाथ आगे हिला दिया। एथर शेल वेडेंट एल्डर की ओर तैरता हुआ आया, जो अभी भी मोटी लताओं और पानी के कोनों से कसकर बंधा हुआ था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, शेल धीरे धीरे फैलने लगा, जैसे कोई बुलबुला खुल रहा हो। इससे निकलने वाली रोशनी का रंग गहरा हो गया तथा वह मुलायम सफेद से गहरे बैंगनी रंग में बदल गया। गोला इतना बड़ा हो गया कि उसने फंसे हुए राक्षस जानवर को पूरी तरह से घेर लिया। क्या तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? हरे भरे बुजुर्ग ने अनिश्चित स्वर में पूछा। उसने तैरते हुए सीप को बड़ी अनिश्चित आंखों से देखा। अक्साई ने हल्की सी मुस्कान दी। उसमें क्रूरता नहीं थी, बस शांत नियंत्रण था। मैं तुम्हें एथाविस्प में बदल रहा हूँ, उन्होंने कहा। हरे भरे बुजुर्ग ने असमंजस में आंखें झपकाईं। अक्साई ने स्थिर स्वर में बात जारी रखी। ईथर विस्प्स तुम्हारी जैसी आत्माओं से बने हैं, परिष्कृत, आकारबद्ध और मेरे सार के साथ विलीन। तुम मरोगे नहीं, वास्तव में तुम मेरे अंदर जीवित रहोगे। हम साथ साथ बढ़ेंगे। तुम्हारी शक्ति मेरा हिस्सा बन जाएगी और तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारे विचार होंगे। मैं तुम्हें विनाश से बचने का मौका दे रहा हूँ। एक ऐसी लड़ाई पर ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय मेरे साथ जुड़ो जिसे तुम जीत नहीं सकते। मैं आपको बता दूं, आपकी सहमति से या बिना सहमति के मैं आपको एक ईथर विस्प में बदल रहा हूँ। आपकी मदद से या बिना मदद के आपकी आत्मा मेरी शक्ति का हिस्सा बन जाएगी। स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण पाने के बाद अक्साई ने पीछे नहीं हटना चाहा। राक्षस जानवर ने उसे घूरते हुए भौहें सिकुड़ी। जब उसने पूछा, क्या मैं कभी तुम्हारी पकड़ से आज़ाद हो पाऊंगा, तो उसकी आवाज़ और भी नर्म हो गई। अक्साई ने अपनी नज़रें नहीं हटाईं, बल्कि अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, उन्होंने कहा। एक बार जब तुम एथाविस्प बन जाओगे तो तुम्हारी आत्मा कुछ हद तक मेरी आत्मा में विलीन हो जाएगी। तुम अपनी स्वतंत्रता खो दोगे। तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह पाओगे और तुम मुझे कभी नियंत्रित नहीं कर पाओगे। मेरे निर्णयों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी यादें रखने की अनुमति दूंगा। तुम अभी भी सोच पाओगे और अपनी राय दे पाओगे, और जब जरूरत होगी तो मैं उन पर विचार करूंगा। उन्होंने शांत अधिकार के साथ बात की। इसमें न कोई गुस्सा था, न कोई घमंड, बस सच था। हरे भरे बुजुर्ग ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह काफी देर तक चुप रहा। उसका चेहरा विचारों से भरा हुआ था। फिर उसने फिर से ऊपर देखा। मानव, उसने कहा। उसकी आवाज अब स्थिर थी। मेरे साथ ईमानदार होने के लिए धन्यवाद। चूंकि मेरे पास बहुत सारे विकल्प नहीं हैं, इसलिए मैं वह चुनूंगा जो मुझे अस्तित्व में बने रहने का मौका देता है। वह रुका, फिर गहरी सांस ली। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हारा एथाविस्प बनूंगा। ये कहना ही पड़ेगा कि वेडेंट एल्डर कोई अपरिपक्व जानवर नहीं था। वह अपने लिए सोच सकता था और अपने लाभों को प्राथमिकता दे सकता था। अक्साई के शब्दों से यह सीखने के बाद कि प्रतिरोध को आश्रय देने के बहुत से तरीके नहीं थे, उसने विनम्र होना चुना। अक्साई ने हल्की हंसी निकाली। उसने कहा, यह एक बेहतरीन विकल्प है। हालांकि उसने राक्षस जानवर से जो कुछ भी कहा था वह सच था, लेकिन यह भी एक तथ्य था कि वेडेंट एल्डर का सहयोग पाने के अपने फायदे थे। सबसे पहले, अगर वेडेंट एल्डर सहयोग करता है तो इस प्रक्रिया के दौरान अक्साई की आत्मा पर कोई दबाव नहीं होगा। दूसरे, अगर जानवर स्वेच्छा से सहयोग करता है तो एथाविस्प का ग्रेड भी बढ़ जाएगा। अक्साई ने अपना हाथ फिर उठाया और एथर शेल हिलने लगा।
यह एक बार धड़का और राक्षस जानवर के चारों ओर की बेलें और चाबुक फीके पड़ गए। जानवर आजाद था लेकिन उसने प्रतिरोध नहीं किया। वह शांति से खड़ा रहा। एथशेल ने उसे घेर लिया। खोल चमकने लगा। रोशनी गहरे बैंगनी रंग में बदल गई। खोल की सतह पर अजीब अजीब रूनियां दिखाई देने लगी जो हल्की सी चमक रही थी। ये रून चिकने अर्धपारदर्शी गोले पर धीमी घुमावदार सर्पों की तरह घूमते थे। एथशेल फिर से सिकुड़ने लगा, खुद को अंदर खींच रहा था। अंदर का राक्षस जानवर न तो हिला और न ही हिला। उसका शरीर धीरे धीरे चमक रहा था जो उसके चारों ओर की रोशनी में विलीन हो रहा था। गोला धीरे धीरे छोटा होता गया जब तक कि वह फुटबॉल के आकार का नहीं हो गया। ये धीरे धीरे मंडराता रहा, गहरे बैंगनी रंग की चमक के साथ चमकता रहा। इसकी सतह पर रून चिकने अंतहीन पैटर्न में चलते रहे। अंदर वडेंटेल्डा अब दिखाई नहीं दे रहा था। उसका रूप पूरी तरह से छिपा हुआ था, एथशेल की ऊर्जा में लिपटा हुआ। अक्साई ने चुपचाप उसे देखा, फिर उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। वह गोला उसके बगल में शांत चमकते चांद की तरह तैर रहा था। बिना कुछ कहे अक्साई ने अपनी दृष्टि सामने फैले अंतहीन समुद्र की ओर घुमा ली। वह समुद्र पूरी तरह से उसके सुप्त ईथर सार से बना था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और एथशेल को नीचे गिरा दिया। गोला बिना किसी प्रतिरोध के पानी में डूब गया। समुद्र में ऐसे फिसला जैसे वह यहीं का हो। संपर्क बिंदु से बाहर की ओर एक हल्की लहर फैली, फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, तभी समुद्र में हलचल शुरू हो गई। अक्साई को पहले तो अपनी आत्मा में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। ईथर शेल ने उसके निष्क्रिय ईथर सार को पागलपन भरी गति से सोखना शुरू कर दिया था। शांत समुद्र अब शांत नहीं रह गया था। लहरें बनने लगी, टकराने लगी और सभी दिशाओं में लुढ़कने लगी। अक्साई की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने महसूस किया कि समुद्र का स्तर बहुत कम हो गया था। ये नोटिस करना मुश्किल था, लेकिन वह इसे महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो एथशेल एक अथाह गड्ढे में बदल गया हो। अचानक समुद्र की सतह से अनगिनत चमकते हुए रून उभरे। वे हवा में तैरते हुए जुगनू की तरह घूमते और नाचते हुए दिखाई दिए। ऊपर का गहरा नीला आसमान, जिस पर कभी सूरज नहीं था, अब विशाल एथर रून से ढका हुआ था। वे क्षितिज के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए थे, किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ब्रश आकाश में प्रतीकों को चित्रित कर रहा हो। सोल स्पेस में दबाव बढ़ गया। यह उससे कहीं ज्यादा था जिसकी अक्साई ने न्यूटन से प्राप्त संशोधित एथर विस्प विधि का अध्ययन करने के बाद शुरुआत में उम्मीद की थी। आखिरकार इस विधि ने जोर दिया था कि उपयोगकर्ता को एथर विस्प में बदलने के लिए एक संगत जानवर का चयन करना चाहिए। वडेंटेल्डर की तीसरे क्रम के दानव जानवर की स्थिति ने अक्साई के लिए कई चीजें बदल दी, जिससे उसे अपने सोल स्पेस के लिए तकनीकी रूप से उच्च स्तरीय जानवर चुनने के परिणाम भुगतने पड़े। ऐसा कहा जा रहा है कि अक्साई को इस योजना के साथ आगे बढ़ने का कोई पछतावा नहीं था, जबकि उसे इसके जोखिम पता थे। इसके बजाय उसने एक काम किया जिससे वह अपनी घबराहट को शांत कर सकता था और कुछ हद तक उसे तुरंत राहत मिल सकती थी। आह! वह चिल्लाया। उसने अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। ये सामान्य दर्द जैसा नहीं था। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका मन टुकड़े टुकड़े होकर ईथर के उबलते समुद्र में पिघल रहा हो। अक्साई का अवचेतन मन लहरों में खींचकर विलीन हो रहा था। उसने जागते रहने की, संपूर्ण बने रहने की कोशिश की, लेकिन समुद्र उसे हजारों हाथों की तरह घसीट रहा था। इस बीच एन्चांटेड एवरावुड फार्म पर अक्साई का असली शरीर झटका खा गया। आह! उसने बहुत जोर से चीख मारी जो पूरे खुले मैदान में गूंज गई। उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी त्वचा के नीचे की नसें दिखने लगी और उसकी आंखें गहरे हरे रंग में बदल गईं। चमकते और जीवित ईथर रन उसकी नंगी छाती, भुजाओं और गर्दन पर प्रकाश से बने छोटे जीवों की तरह रेंगने लगे। लिनी, जो पास में ही थी, चीख सुनते ही दौड़कर उसके पास पहुंची। अक्साई, तुम्हें क्या हो रहा है? वह उसके पास घुटनों के बल बैठकर चिल्लाई। वह उसे दिलासा देना चाहती थी। उसके हाथ उसके कंधों तक पहुंचे, उसे थोड़ा हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर पाती, एक कोमल हाथ ने उसे रोक दिया। ये यलिया था। वह मन मन मुस्कुराए, उसकी आंखें शांत और ज्ञान से भरी थीं। चिंता मत करो, उसने कहा। उसके साथ कुछ भी डरावना नहीं हो रहा है। मेरा स्वामी अपने एथर पथ पर आगे बढ़ रहा है। थोड़ा दर्द होना स्वाभाविक है। वह किसी भी तरह के खतरे में नहीं है, वह विकसित हो रहा है। लेनी चिंतित दिख रही थी, फिर भी आश्वस्त नहीं थी, लेकिन उसने विरोध करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, अक्साई के शरीर से एक झटका निकला। सूश, जूम, केन।
ये बहुत जोरदार या हिंसक नहीं था, लेकिन इसमें इतनी मानसिक शक्ति थी कि लिनी की आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और वह वहीं गिर पड़ी जहां वह बैठी थी। येलिया ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और अक्साई का शरीर हवा में तैरने लगा। वह ऐसे लेटा था जैसे सो रहा हो, दोनों हाथ बगल में रखे हुए। उसकी सांसें धीमी लेकिन स्थिर थीं। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन पलकों के पीछे भी कुछ चमक रहा था। यदि कोई अपनी पलकें खोल ले तो उसे असंख्य ईथर रून उसकी आंखों के सामने प्रकाश की नदियों की तरह बहते हुए दिखाई देंगे, जिनके अर्थ शब्दों से परे गहरे होंगे। अक्साई अब सिर्फ क्यूई या स्पिरिट साधक नहीं रह गया था, जिसे ईथर एसेंस का थोड़ा बहुत ज्ञान था। वह ईथर साधना में तेजी से आगे बढ़ रहा था, एक सच्चा ईथर साधक बन रहा था, जो एकर्निस के निवासियों से बहुत अलग नहीं था। एकर्निस के सबसे प्रतिभाशाली एथर चिकित्सकों के लिए भी इस पर विश्वास करना कठिन हो जाता। अक्साई के आत्मा स्थान के असीम समुद्र के अंदर ईथर शैल गहरे डूब गया। अपने आसपास के निष्क्रिय ईथर सार को एक भूखे जानवर की तरह खींच लिया। उसने पागलों की तरह तेज गति से पानी जैसे सार को पी लिया। अक्साई को यह एहसास हो गया था कि उसकी आत्मा के अंदर का अंतहीन समुद्र थोड़ा नीचे गिर गया है। ये छोटा सा बदलाव उसे यह चेतावनी देने के लिए पर्याप्त था कि यह अनुष्ठान सामान्य से बहुत दूर था। सोल स्पेस के अंदर समुद्र की सतह से चमकते हुए एथर रून ऊपर उठने लगे। वे बहते हुए जुगनू की तरह ऊपर की ओर तैरने लगे। रून ने खुद को ऊपर आसमान में उकेर दिया, जिससे वह प्रकाश और गति से भरा एक कैनवास बन गया। अक्साई को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग, स्मृति और आत्मा को खींचा जा रहा हो और उसे नया आकार दिया जा रहा हो। एथर शायद सिर्फ एक बर्तन से ज्यादा बन गया था। अब यह उसकी आत्मा की पसंद थी। प्राकृतिक एथर विस्प बनाने के बजाय उसकी आत्मा ने इस अजीब संशोधित शेल को चुना था जो राक्षस जानवर की आत्मा को अंदर रखता था। अचानक उसे ऐसी चीजें दिखाई दी जो उसकी नहीं थीं। वह जंगली जंगल में दौड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी कारण से उसे धीमी गति महसूस हो रही थी, जैसे कि वह सामान्य दौड़ के दौरान जिस गति से दौड़ता था उसका अभ्यस्त नहीं था। उसे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि वह अपने 4 अंगों पर दौड़ रहा था। बाद में उसने अपनी रक्तरेखा की यादों के जरिए आत्मा सार का उपयोग करना सीखा। आत्मा मंत्रों ने उसे एक नश्वर जानवर के रूप में अपनी प्राकृतिक कमजोरियों से छुटकारा पाने में मदद की, जिससे वह अपने 4 अंगों का उपयोग करके एक सामान्य जानवर की तरह दौड़ने में सक्षम हो गया। हालांकि वह जंगल का सबसे तेज जानवर नहीं था, लेकिन वह अपने साथियों के लिए बहुत असामान्य था। वह कछुए जैसे राक्षस जानवर के रूप में बड़ा हुआ। उसके विकास के साथ साथ उसकी आत्मा साधना भी गहरी होती गई। जल्द ही उसने अपने शिकार का शिकार करना शुरू कर दिया। शिकार का पीछा करते हुए उसके जानवर जैसे पंजे जमीन को चीर रहे थे। वह गुर्रा रहा था, लड़ रहा था, आसमान पर दहाड़ रहा था, उसे चुनौती दे रहा था। पेड़ टावरों से भी ऊंचे थे और आसमान हमेशा हरी पत्तियों के पीछे छिपा रहता था। बेशक इस समय वह अक्साई नहीं रहा, बल्कि वह राक्षस जानवर बन गया था, और ये उस जानवर की यादें थीं। अक्साई ने उनके जरिए जीवन जिया। उसने शिकार का रोमांच, अंतहीन वर्षों का अकेलापन, विश्वासघात का दर्द महसूस किया। उसने डर, गर्व और क्रोध महसूस किया। ये यादें सिर्फ छवियां नहीं थीं, उन्हें जिया गया था, पूरी तरह से अनुभव किया गया था। उन्हें सिर्फ दिखाया नहीं गया था, उसे उन्हें आत्मसात करना था। लेकिन हर याद के साथ उसका मन बदलने लगा। वह उस अनुभूति का आदी हो गया। उसके अंदर का समुद्र थोड़ा शांत हो गया। वह महसूस कर सकता था कि कुछ बन रहा है और कुछ आकार ले रहा है। एथर विस्प इस अनुष्ठान के शुरू होने से पहले ही अक्साई विस्प जागृति क्षेत्र के शुरुआती चरण में प्रवेश कर चुका था, लेकिन अब उसे आगे की ओर एक तेज छलांग महसूस हुई। जैसे जैसे उसने एथर शेल के जरिए राक्षस जानवर के साथ एक मजबूत मानसिक संबंध बनाया, उसका नियंत्रण गहरा होता गया। उसने बिना ध्यान दिए ही शुरुआती चरण पार कर लिया। ईथर की खेती में अचानक वृद्धि का पता चला। वर्तमान एथर साधना क्षेत्र, मध्य चरण विस्प जागृति। कुछ ही पलों में उसके जुड़ाव की भावना और भी मजबूत हो गई। राक्षस जानवर अब सिर्फ एक बंदी आत्मा नहीं रह गया था, वह उसका एक हिस्सा बन गया था। ईथर की खेती में अचानक वृद्धि का पता चला। वर्तमान एथर साधना क्षेत्र, अंतिम चरण विस्प जागृति। विस्प जागृति का मध्य चरण आया और चला गया। जल्द ही वह अंतिम चरण में पहुंच गया और उस जानवर पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया जो अब उसका एथर विस्प था। वह उसे बुला सकता था, वह उसे आदेश दे सकता था। फिर अगली बड़ी छलांग आई। अक्साई की आत्मा कांप उठी और समुद्र फिर से हिल उठा। एथर रून चमक उठे और माइंड पैलेस के अंदर आकाश में एक अजीब सी धड़कन गुजरी। उस क्षण
अक्साई ने महसूस किया कि वह दूसरे क्षेत्र विस्प ब्लूमिंग में प्रवेश कर गया है। ईथर की खेती में अचानक वृद्धि का पता चला। दूसरे एथा साधना क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। वर्तमान एथा संवर्धन क्षेत्र, प्रारंभिक चरण विस्प खिलना। अक्साई की प्रगति दूसरे एथा साधना क्षेत्र पर नहीं रुकी। ये कठिन होना चाहिए था। इसमें कई साल या दशकों लग सकते थे, लेकिन अक्साई कुछ ही सांसों में विस्प ब्लूमिंग क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से गुजर गई। इस समय अक्साई को राक्षस जानवर के स्वेच्छा से सहयोग के लिए धन्यवाद देना था। उसके और जानवर के बीच का बंधन बढ़ता जा रहा था। उसका नियंत्रण अब इतना सहज था कि वह महसूस कर सकता था कि जानवर विचारों, यहाँ तक कि भावनाओं पर भी प्रतिक्रिया कर रहा है। समय बीतता गया, हालांकि बाहरी दुनिया में सिर्फ 2 घंटे ही बीते। अक्साई बिना किसी रुकावट के विस्प ब्लूमिंग के मध्य चरण में, फिर अंतिम चरण में प्रवेश कर गया था। उसके अंदर का समुद्र अब उग्र नहीं रहा, वह शक्ति के शांत प्रवाह में बदल गया था। और फिर ऐसा ही हुआ। एक प्रमुख क्षेत्र में एक और सफलता। ईथर की खेती में अचानक वृद्धि का पता चला। तीसरे एथा साधना क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। वर्तमान एथा साधना क्षेत्र, प्रारंभिक चरण विस्प महारत। अक्साई ने तीसरे क्षेत्र विस्प मास्टरी में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, कुछ अजीब बात होने लगी। उसने खुद को वैसा नहीं देखा जैसा वह अब था, बल्कि वैसा जैसा वह कभी था। एक युवा उत्साही किसान, चेहरा पीला और थका हुआ, खेतों में बहुत देर तक काम करने से हाथ फटे हुए। एक लड़का जो लकीर परिवार के हर आदेश का पालन करता था। एक लड़का जिसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह उन यादों में खींच गया। दिन ब दिन वह उस जमीन पर हल चलाता रहता था जो उसकी नहीं थी। वह एक ठंडी और लगभग टूटी हुई झोपड़ी में सोता था जो उसका फार्म हाउस था, जो उसे उसके गरीब पिता से विरासत में मिला था। सिर्फ जिंदा रहने की वजह से मिलने वाली सजाएं सहना, डर में जीना, टुकड़ों के लिए काम करना, भुला दिया जाना, शक्तिहीन होना। ये परीक्षण एक आत्मा साधना परीक्षण जैसा था, निराशा दानव परीक्षण। लेकिन ये समझ में नहीं आया। वह आत्मा साधना में कोर गठन क्षेत्र के कहीं भी करीब नहीं था। यह असंभव होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसे इसका सामना करना पड़ा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। ये यादें नई नहीं थीं, वह पहले भी इन्हें जी चुका था और वह बच गया था। वह इससे और भी मजबूत होकर बाहर आया था। धीरे धीरे दर्द और उदासी दूर हो गई। इस परीक्षण ने उसे नहीं तोड़ा, इसके बजाय इसने उसकी आत्मा को संयमित किया और उसके अपने एथविस पर नियंत्रण और प्रभाव को मजबूत किया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह अभी भी आत्मा के स्थान में था। समुद्र शांत था, एथर शेल धीरे धीरे तैर रहा था, अब हल्की चमक रही थी। अक्साई पूरी तरह से विस्प मास्टरी क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। ये तो अभी शुरुआती चरण है, लेकिन यह वास्तविक था। वह अपने अंदर एथा विस्प का वजन महसूस कर सकता था। उसके और राक्षस जानवर के बीच का बंधन अब सांस और दिल की धड़कन की तरह स्थिर, अदृश्य और मजबूत था। अक्साई ने अब आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा बदल गई है, उसकी गति धीमी हो गई है। उसका अवचेतन शांत होने लगा, जैसे शांत तालाब की तलहटी में कीचड़ बह रहा हो। तेज विकास समाप्त हो चुका था। अब वह धीमा हिस्सा आया जिसने उसके द्वारा प्राप्त की गई हर चीज को स्थिर कर दिया। और इसलिए आत्मा के उस स्थान के अंदर जो कभी एक तूफानी समुद्र था, अक्साई अपनी आंखें बंद करके चुपचाप तैरता रहा। सांस लेना, बढ़ना, बदलना। एन्चांटेड एवरवुड फार्म में 3 दिन शांतिपूर्वक बीत गए। एन्चांटेड एवरवुड फार्म के बाहर दादांगा उपमहाद्वीप में सूरज उगता और डूबता था। दुया वन के पेड़ हवा में झूम रहे थे। एवरवुड फार्म के अंदर एकांत स्थान में खेतों में चमकती स्पिरिट जड़ी बूटियां धीमी गति से गुनगुनाती रहीं। लेनी एवरवुड फार्म हाउस के अंदर आए और बाहर चली गई, सावधानी से उस सोती हुई आकृति को परेशान न करने के लिए जो हवा में धीरे धीरे तैर रही थी। अक्साई का शरीर इस समय जमीन से कुछ फीट ऊपर मडरा रहा था, जैसे यलिया के नियंत्रण में स्थिर रखा गया था। उसकी सांसें शांत थीं, लगभग बहुत शांत। एक नज़र में ये बताना मुश्किल था कि वह जीवित भी है या नहीं। कभी कभी उसकी त्वचा पर हल्की सी ईथर की लकीरें चमक उठती थीं, जैसे कि जुगनू आंखों के सामने आते जाते रहते हैं। फिर जब तीसरा दिन समाप्त होने के करीब आया तो उसके तैरते हुए शरीर में एक हल्की सी कंपन हुई। यलिया, जो एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं गई थी, ने तुरंत ही नोटिस कर लिया। वह जहां बैठी थी वहां से ऊपर देखने लगी। उसकी नज़र तेज और चौकन्नी थी। अक्साई की पलकें फड़कने लगीं। फिर धीरे से उसने अपनी आंखें खोली। कुछ सेकंड के लिए एक गहरे हरे रंग की चमक ने उन्हें भर दिया, जो पहले से कहीं ज्यादा चमकीली थी,
लगभग जंगली और भयंकर, जैसे कि एक प्राचीन जंगल में जीवन आ गया हो। फिर अचानक ही चमक फीकी पड़ गई। उसकी आंखें फिर से काले रंग की सामान्य छाया में आ गईं, शांत और केंद्रित। उसकी त्वचा पर एक चमक सी दौड़ गई। रूनिक जानवर का हल्का टैटू जो उसकी छाती और पीठ पर लिपटा हुआ था, गायब हो गया, सुबह की रोशनी में धुंध की तरह फीका पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी था ही नहीं। उसके शरीर से अब एथा परीक्षण के दौरान होने वाला अजीब तीखा दबाव नहीं निकलता था। इसके बजाय वह बस सामान्य दिख रहा था, आराम करते समय फाउंडेशन बिल्डिंग रियल्म कौशल वाला एक स्पिरिट प्रैक्टिशनर। लेकिन यलिया को बेहतर पता था। वह खड़ी हुई और अपना हाथ ऊपर उठाया। अक्साई का तैरता हुआ शरीर धीरे धीरे जमीन पर उतरा, जब तक कि उसके नंगे पैर जमीन को नहीं छू गए। उसके घुटने थोड़े मुड़े हुए थे, लेकिन उसने धीरे से उसे सीधा खड़ा होने में मदद की, उसके हाथ पर नर्म पकड़ के साथ उसे सहारा दिया। जब वह स्थिर हो गया तो उसने उसे छोड़ दिया और एक सुंदर झुकाव के साथ पीछे कदम रखा। मेरे स्वामी, उसने कहा, उसकी आवाज हल्की लेकिन गर्व से भरी हुई थी, तीसरे ईथर साधना क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने पर बधाई। यह शायद आपकी आत्मा और क्यूई पथों की तुलना में अभी तक की सबसे तेज वृद्धि है। अक्साई ने उसे देखकर आंख मारी, अभी भी अपने आप को संभाल रहा था। उसने चारों ओर देखा और मंत्रमुग्ध खेत के परिचित परिवेश को देखा। जंगली ब्रेन बोनसाई वृक्ष, मैदान में चमकते स्पिरिट मशरूम, कटाई के लिए तैयार पके हुए फ्लैश कद्दू की लताएं, दूरी पर सीधा खड़ा डायमंड वृक्ष, स्पिरिट वृक्षों की सरसराती पत्तियां, हवा में स्पिरिट मॉस और स्पिरिट जड़ी बूटियों की हल्की सुगंध। अब सब कुछ ज्यादा स्पष्ट लग रहा था, शांत, जैसे वह सब कुछ एक नए नजरिए से देख रहा हो। यलिया की तरफ देखा, उसका चेहरा थोड़ा सा बदल गया, उसकी भौहें ऊपर उठ गईं और उसकी आंखों में अविश्वास की एक झलक थी। हालांकि उसके सामने सबसे हाल ही में आई भूतिया सूचना उसे किसी भी संदेह से मुक्त करने के लिए पर्याप्त थी। ईथर की खेती में अचानक वृद्धि का पता चला। वर्तमान आत्मा साधना क्षेत्र, 7वां चरण फाउंडेशन बिल्डिंग क्षेत्र। वर्तमान क्यूई साधना क्षेत्र, अंतिम चरण अर्जेंट बॉडी क्षेत्र। वर्तमान एथा साधना क्षेत्र, प्रारंभिक चरण विस्प ब्लूमिंग क्षेत्र। अक्साई ने धीमी सांस छोड़ी। यलिया से ज्यादा खुद से कहा, मेरा एथा पथ सबसे कमजोर था। अनुष्ठान से पहले मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, और अब ये दूसरों से आगे है। उसने अपने हाथों को देखा और फिर अपने शरीर के बाकी हिस्सों को अपनी आत्मा की संवेदना से जांचा। वह वैसा ही दिख रहा था, लेकिन वह अंतर महसूस कर सकता था। अब राक्षस जानवर की आत्मा उसके भीतर सो गई। उसके विचार तेजी से चलने लगे। दुनिया के बारे में उसकी समझ और गहरी हो गई। उसकी आत्मा के अंदर का समुद्र बदल गया था और वह भी बदल गया था। दादांगा में एकमात्र आत्मा साधक था जिसके पास फाउंडेशन बिल्डिंग क्षेत्र में आत्मा साधना थी, और एक आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि वह कोर फॉर्मेशन लॉर्ड से प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। यद्यपि दादांगर के कोर फॉर्मेशन लॉर्ड की आत्मा और विस्प मास्टरी दायरे के एथा अभ्यासी की आत्मा के बीच कई अंतर थे, फिर भी उनमें एथसार की मात्रा लगभग समान थी। मुख्य अंतर यह था कि कोर फॉर्मेशन लॉर्ड की आत्मा में निष्क्रिय एथसार होता था, जिसे अधिकांश स्थितियों में स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, जबकि विस्प ब्लूमिंग रियल्म साधना के साथ एकनिस का एथा अभ्यासी एथा मंत्रों के माध्यम से अपने सभी एथसार का उपयोग कर सकता था। अक्साई की ईथर साधना की गति ने उसे प्रभावित भी किया और विचलित भी किया। अक्साई ने एक छोटी सी थकी हुई मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरी आत्मा साधना अब सबसे कमजोर हो गई है, और इसी पर मैंने सबसे ज्यादा समय बिताया है। अजीब है न? यलिया की मुस्कान थोड़ी बढ़ गई। कभी कभी सही रास्ता खुद को प्रकट करने में समय लेता है। आपने सही समय का इंतजार किया, आपने सही चुनाव किया। संशोधित एथा विस्प विधि इंतजार के लायक थी। अक्साई ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह बस वहीं खड़ा रहा, हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए खुद को वर्तमान में स्थिर करता रहा। फिर एक शांत सिर हिलाते हुए उसने सहमति जताई। हाँ, उसने कहा, ये सचमुच था। अक्साई ने अपनी बाहें फैला दी, अभी भी एक प्रारंभिक चरण के विस्प मास्टरी दायरे के एथा अभ्यासी होने की भावना की आदत डालने की कोशिश कर रहा था, जब एक तीखी आवाज शांत सुबह की हवा में गूंजी। लेनी कुछ फीट दूर खड़ी थी, गहरी भौहें सिकुड़े हुए, अपनी बाहें क्रॉस किए हुए। उसकी आंखें धीरे धीरे उसके शरीर पर ऊपर नीचे घूम रही थी, ऐसी नजर जिसे सिर्फ असंतुष्टि कहा जा सकता था। अब जब तुम सब ठीक हो और जाग रहे हो, उसने उसकी ओर आंखें सिकुड़ते हुए कहा, तुम कपड़े क्यों नहीं पहनते? अक्साई ने पलकें झपकाईं, फिर खुद को नीचे देखा। निश्चित रूप से वह पूरी तरह से नग्न था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं,
और उसने जल्दी से अपनी जीभ काट ली और एक हंसी निकल गई। ठीक है, शायद पहले इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए था, उसने शर्मिंदगी से अपनी गर्दन के पीछे के हिस्से को रगड़ते हुए कहा। अपनी कलाई को हिलाते हुए उसने अपने स्टोरेज रिंग से कपड़ों का एक नया सेट निकाला, जो स्पिरिट वीव कपड़े से बना एक सादा काला लबादा था। उसने इसे जल्दी से पहन लिया और जितना हो सका उतने करीने से सैश को बांधा। लेकिन इससे पहले कि सन्नाटा छा पाता, उसके पेट में गुर्राहट हुई। जोर से रंबल। ये लंबा, गहरा और अचूक था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धातु का राक्षस तेल और ईंधन के लिए रो रहा हो। लेनी ने आह भरी और भी भौहें सिकोड़ लीं। सचमुच, मुझे लगता है मुझे भूख लगी है, अक्साई ने कहा, अभी भी शर्मीली मुस्कान के साथ अपना सिर खुजला रहा था। लेनी ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे वह मुस्कुराने से बच रही हो। ठीक है, मुझे कुछ मिनट दो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाती हूँ। वह मुड़ी और फार्म हाउस के दूसरी तरफ चली गई, जहाँ रसोई थी। उसके कदम तेज थे, लेकिन उसकी चाल में थोड़ी उछाल थी जो पहले नहीं थी। लेनी को कहना पड़ा कि अक्साई ने उसे काफी आश्चर्यचकित कर दिया था। वह अक्साई के साथ अपने भविष्य को लेकर काफी सशंकित थी। आखिरकार उसने उसे लगभग जबरदस्ती ग्रीन ग्लोरी संप्रदाय से अपने संबंध तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इस तरह वह चिंतित थी कि वह कभी भी एक आत्मा साधक के रूप में विकसित नहीं हो पाएगी, हमेशा के लिए एवरवुड फार्म के अंदर अक्साई की छोटी नौकरानी बनकर रह जाएगी। हालांकि जिस तरह से उसने प्रगति की, उसे देखने और समझने के बाद लेनी को एहसास हुआ कि उसने एक प्रतीकात्मक सोने की खान पाली है। अक्साई ग्रीन ग्लोरी लॉर्ड या दादलगर उपमहाद्वीप के किसी भी अन्य कोर फॉर्मेशन लॉर्ड से कहीं ज्यादा प्रभावशाली था। इस तरह लेनी ने अपनी शुरुआती हिचक को दूर कर दिया और अपनी भूमिका को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। जब तक अक्साई की जान सोने की थी, वह उसे थामे रखने के लिए तैयार थी और उसे कभी नहीं छोड़ती थी। थोड़ी देर बाद अक्साई ने खुद को फार्म हाउस के बाहर सुबह की कोमल धूप में बैठा पाया। खुले बरामदे में एक मेज लगी हुई थी और उसके सामने एक के बाद एक स्वादिष्ट खाने की प्लेटें रखी जा रही थीं। वहां भुनी हुई स्पिरिट मछलियां थीं, जिनके शल कभी भी रहस्यमयी रोशनी से चमक रहे थे। ये फर्स्ट ऑर्डर स्पिरिट मछलियां थीं, जिन्हें एन्चांटेड एवरवुड फॉर्म के अलग अलग तालाबों में सावधानी से पाला गया था। बीच में एक सुनहरे भूरे रंग का फ्लैश कद्दू पाई रखा था, जिसकी मोटी परत से भाप निकल रही थी। इसकी खुशबू मीठी, मिट्टी जैसी थी और इससे उसका पेट फिर से गुर्राने लगा। रंगों और आकृतियों के स्पिरिट फल छोटे छोटे कटोरे में भरे हुए थे, कुछ कटे हुए, कुछ पूरे। वहां चमकदार जड़ी बूटियों के साथ पकाए गए स्पिरिट अनाज, मक्खन के साथ नरम ब्रेड बंस और यहाँ तक कि स्थानीय जादुई मशरूम से बने कुछ दुर्लभ स्नैक्स भी थे। येलिया ने लिनी की मदद से बर्तनों को व्यवस्थित किया, स्पिरिट एसेंस की पतली किस्में इस्तेमाल करके उन्हें धीरे धीरे टेबल पर रखा। उसने एक एक करके अक्साई को खाना परोसा, हर चीज को ध्यान से उसके सामने रखा। अक्साई ने ज्यादा इंतजार नहीं किया। उसने स्पिरिट मछली उठाए, उसे फाड़ा और आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसका स्वादिष्ट स्वाद बहुत बढ़िया था। उसके मुंह में स्वाद फैल गया। मछली का मांस उसकी जीभ पर पिघल गया, पौष्टिक तत्वों से भरपूर। उसने कद्दू पाई का एक निवाला खाया और खुशी से कराह उठा। इस समय उन्हें एक बहुत ही अनोखी बात का एहसास हुआ। मेरी भूख बहुत बढ़ गई है, उसने मुंह में पानी भरते हुए कहा। मेरी की हुई साधना में सफलता अवश्य मिली होगी। अब सब कुछ 10 गुना बेहतर लगता है। लेनी उसके पास बैठ गई और संतुष्ट मुस्कान के साथ उसे खाते हुए देखती रही। येलिया ने उसके लिए स्पिरिट चाय का एक कप बनाया और तीनों ने एक साथ चाय पी और क्यूई और एथा दोनों मार्गों में उसकी सफलताओं का चुपचाप जश्न मनाया। जैसे ही अक्साई ने दूसरा बन लेने के लिए हाथ बढ़ाया, वह रुक गया। पोर्ट से कुछ कदम दूर पेड़ों की कतार के किनारे छोटे छोटे राक्षस भालुओं का एक समूह एक कतार में खड़ा था, जो अपनी चौड़ी चमकदार आंखों से मेज को देख रहा था। उनकी नाकें हिल रही थीं, उनके मुंह के किनारों से लार टपक रही थी, लेकिन वे और करीब नहीं आए। छोटे भालू स्पष्ट रूप से भूखे थे, लेकिन हिचकिचा रहे थे। बीच बीच में उनमें से एक अक्साई की ओर देखता और फिर जल्दी से अपनी नजरें दूसरी ओर फेर लेता, मानो उन्हें यकीन न हो कि उन्हें वहां रहने की अनुमति है या नहीं। अक्साई ने अपना मुंह पोंछते हुए हंसते हुए कहा, आह, वे छोटे बच्चे। उसे याद आया कि उसने उन्हें कैसे पाया था। वेडेंट एल्डर के साथ लड़ाई के दौरान अनाथ हो गए ये राक्षस भालू के बच्चे एक पहाड़ी गुफा में छिपे हुए थे। अगर एल्डर के ध्यान भटकने पर उसने उन्हें बाहर नहीं निकाला होता, तो वे आज जीवित नहीं होते। अक्साई की योजना छोटे राक्षस भालुओं पर कुछ रक्त संबंधी प्रयोग करने की थी।
लेकिन उसने तय किया कि ऐसा करते समय वह उन्हें डिस्पोजेबल गिनी पिग की तरह नहीं समझेगा। और बेशक ये सभी प्रयोग कुछ समय के लिए रुक सकते थे। उसने येलिया की ओर देखा। उन्हें यहाँ लाओ। येलिया ने अपनी भौहें उठाईं, फिर मुस्कुराए और अपनी उंगलियां चटकाईं। स्क्रा! छोटे भालू अचानक हवा में उठकर आश्चर्य से चिल्लाने लगे। उन्होंने अपने छोटे छोटे पंजे हिलाए, घबराहट में गुर्राने लगे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कर पाते, येलिया ने फिर से अपना हाथ हिलाया। सूश, जूम, बाइंड। मेज के चारों ओर जमीन से मुड़ी हुई बेलों और लकड़ी से बनी नर्म कुर्सियां उठी हुई थीं। भालुओं को धीरे से कुर्सियों पर बिठाया गया। अब वे सीधे अक्साई के सामने बैठे थे। बेशक क्योंकि वे भालू थे, वे अजीब तरह से बैठे थे। अगर येलिया ने उनकी मुद्रा का समर्थन नहीं किया होता तो वे बैठते ही अपनी सीट छोड़ देते। छोटे भालुओं की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई थीं। उन्होंने खाने से भरी मेज को देखा, फिर अक्साई को, फिर से खाने को। अक्साई हंसा। छोटे भालू, क्या तुम मेरे साथ खाना चाहोगे? भालू चुपचाप गुर्राने लगे, बहादुर दिखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर उनके पेट ने उन्हें धोखा दे दिया। एक के बाद एक ड्रम की तरह गड़गड़ाहट होने लगी। संयोग से उनके पेट की सामूहिक गड़गड़ाहट की आवाज काफी हद तक वैसी ही थी जैसी कुछ समय पहले अक्साई ने निकाली थी। अगर आप जीवित हैं तो आपको खाने की जरूरत है न? जीवन अपने सभी मामलों में निष्पक्ष है, तब भी जब ये किसी बिंदु पर हम सभी के लिए अनुचित प्रतीत होता है। इन छोटे भालुओं ने अपने माता पिता खो दिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं एक अच्छी भालू माँ बन सकती हूँ। अक्साई ने प्रसन्नतापूर्वक आह भरी और येलिया की ओर देखा। उसने तुरंत समझकर सिर हिलाया। उसने छोटे भालुओं की ओर खाने की छोटी छोटी प्लेटें बढ़ाईं और उन्हें धीरे से हर शावक के सामने रख दिया। लिनी भी इसमें शामिल हो गई और मुस्कुराते हुए उसे खाने का हिस्सा बांटने लगी जिसे उसने छिपाने की कोशिश की। खाओ, अक्साई ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने देखा कि शावक भोजन को सूंघ रहे थे, फिर एक दूसरे को देखने लगे। राक्षस भालुओं के रूप में वे निश्चित रूप से अपने नश्वर समकक्षों की तुलना में अधिक बुद्धिमान और चालाक थे। एक पल बीता, फिर वे पानी में कूद पड़े। अक्साई अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। चाय की चुस्की लेते हुए उसने मेज की दूसरी तरफ हो रही अव्यवस्था को देखा। छोटे भालू खाने में गंदगी करते थे, लेकिन खुश थे। उनकी छोटी पूंछ हिल रही थी। वे पूरी एकाग्रता से चबाते, चाटते और खाते थे। आत्मा किसान मुस्कुराया। काफी समय बाद पहली बार सब कुछ शांत लग रहा था। दुयावन में उनका अभियान बहुत सफल रहा, भले ही उन्हें कई चक्कर लगाने पड़े। हालांकि उसने शाश्वत पशु राजवंश के बारे में कई खतरनाक बातें सीख ली थी और वेडेंटेल्ड की यादों को पचाने के बाद वर्तमान में वहां रहने वाली कई शक्तिशाली संस्थाओं के अस्तित्व से अवगत हो गया था, लेकिन निकट भविष्य के लिए चिंता का कोई कारण नहीं था। कम से कम उसके लिए तो नहीं। इस प्रकार अक्साई ने अनंत पशु राजवंश से संबंधित जटिलताओं के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने शांतिपूर्ण माहौल, अच्छे भोजन, अच्छी संगति और अंततः प्रगति करने की भावना का आनंद लिया। उसने स्वयं इसका आनंद लिया। राय सिटी, हांदी, दादानगा उपमहाद्वीप। अक्साई की एथा साधना के कुछ सप्ताह बाद विस्प मास्टरी क्षेत्र में सफलता मिली। जैसे ही सूर्य क्षितिज पर नीचे डूबा, राय सिटी के ऊपर का आकाश हल्के नारंगी और सुनहरे रंग में रंग गया। शहर की चौड़ी पत्थर की सड़कें जीवन से भरी हुई थीं। व्यापारी अपना माल बेचने के लिए एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। पालतू और कॉलर पहने हुए आत्मा जानवर अपने स्वामियों के साथ साथ चल रहे थे। भुने हुए मांस, अजीबोगरीब जड़ी बूटियों और गीले पत्थर की खुशबू हवा में भर गई। साहसी, भाड़े के सैनिक और हर तरह के किसान इधर उधर घूम रहे थे, जिनमें से हर कोई अपनी अपनी कहानियां और घाव लेकर चल रहा था। अक्साई शहर प्रशासन कार्यालय के भव्य द्वार से बाहर निकला। वह किसी भी अन्य भटकते साधक की तरह दिख रहा था जो जंगली शैतान भूमि में एक कठिन मिशन से लौट रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी। अक्साई की नजरें आगे की भीड़ की ओर चली गईं, हालांकि उसका मन पीछे की ओर केंद्रित था। उनमें से 4 शांत कदम, स्थिर सांस, अनुशासित आभा, आत्मा शोधन क्षेत्र। नहीं, ये तो केवल सही बात थी। उन्होंने अपनी उपस्थिति को दबाने के लिए परिष्कृत तकनीकों का उपयोग किया था, स्वयं को झूठी आत्मा के आवरण में लपेट लिया था तथा ध्यान आकर्षित न करने के प्रति सतर्क थे। सतह पर वे निम्न स्तरीय आत्मा साधकों की तरह दिखते थे, लेकिन अक्साई की विस्प मास्टरी एथा इंद्रियां दिखावे पर निर्भर नहीं थीं। जहां अन्य लोग आत्मा सार को महसूस करते थे, वहीं अक्साई आत्माओं को महसूस कर सकता था। उसे अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी, वह उन्हें महसूस कर सकता था। 2 प्रारंभिक चरण के फाउंडेशन बिल्डिंग क्षेत्र।
अन्य 2 मध्य चरण के फाउंडेशन बिल्डिंग। सभी 4 ने बहुत अच्छे से भेस बनाया ताकि अधिकांश को मूर्ख बनाया जा सके। लेकिन अब वह नहीं, अब और नहीं। ये कहना होगा कि एथा साधना में अक्साई के लिए बहुत सारे छिपे हुए उपयोग थे, भले ही उसे अभी भी अपने नए विस्प मास्टरी क्षेत्र का उपयोग करने के लिए अच्छे एथा मंत्रों में महारत हासिल करना बाकी था। आत्मा इंद्रियों और ईथर इंद्रिय का उपयोग करके आत्मा साधकों की आत्माओं को पहचानने का निष्क्रिय प्रभाव ही उन्हें अन्य आत्मा साधकों पर महत्वपूर्ण लाभ देने के लिए पर्याप्त था, भले ही उनके पास विभिन्न हत्यारा अनुकूल आत्मा तकनीकों तक पहुंच थी। अक्साई धीमी गति से आगे बढ़ता रहा। उसके लकड़ी के जूते, जो लचीली हरी लताओं से बने थे, पक्के रास्ते पर दबी हुई आवाज पैदा कर रहे थे। हवा के झोंके के साथ उसका काला लबादा धीरे धीरे लहरा रहा था, जो अपने साथ व्यस्त शहर की आवाजें लेकर आ रहा था। उसके पीछे कदमों की आवाजें बहुत नजदीक नहीं थीं, लेकिन इतनी दूर भी नहीं थी कि संयोग माना जा सके। वह उन्हें पहचान नहीं पाया, न तो चेहरे से और न ही आभा से, लेकिन वे बदमाश नहीं थे, इतना तो उसे पक्का यकीन था। जिस तरह से वे पूरी तरह तालमेल में रहे, उनकी सांसों में सावधानी भरा संतुलन, उनकी चाल में अभ्यास की गई लय, ये सब अक्साई के सामने एक चित्र चित्रित किया गया। ये लोग संयोग से एक साथ आए भटके हुए या भाड़े के सैनिक नहीं थे। नहीं, इन चारों ने एक साथ प्रशिक्षण लिया था, एक साथ चले थे, एक दूसरे पर इतना भरोसा करते थे कि एक दूसरे के पदचिह्नों को छिपाते थे। केवल संप्रदाय के साधक ही ऐसा करते थे। केवल संप्रदाय की संपत्ति और नियमों के भीतर पले बड़े लोग ही ऐसे सटीक कदम उठा सकते थे। दिलचस्प बात है, अक्साई ने धीरे से कहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फैली अराजकता के बाद वाइल्ड डेविल लैंड्स की गहराई में ले गया था। स्पिरिट किसान ने यह काम बहुत सफाई से किया था, बिना किसी को ज्यादा ध्यान आकर्षित किए। उसके बाद वह अपनी सफलता दर्ज करने और अपनी स्थिति को अपडेट करने के लिए प्रशासनिक कार्यालय लौट आया था। अब कानूनी प्रवेश परमिट पर एन्क्रिप्टेड एसेंस इक्वेशन रूल्स की मुहर लगाकर उसे छिपा दिया गया था और उसने राय सिटी के माध्यम से वाइल्ड डेविल लैंड से तटस्थ क्षेत्र हांडी में कानूनी प्रवेश की मांग की थी। मूलतः अक्साई ने अपने कदम वापस खींच लिए थे और उसी शहर में वापस आ गया था जिसका इस्तेमाल उसने वाइल्ड डेविल लैंड्स में प्रवेश करने के लिए किया था। वह हांडी में प्रवेश पाने के लिए अवैध चैनलों की कोशिश कर सकता था, लेकिन इससे उसे व्हाइट माउंटेन सिटी में आयोजित आधिकारिक नीलामी कार्यक्रमों में भाग लेने से रोका जा सकता था। वह ऐसा नहीं चाहता था। इस तरह उसने राय सिटी के नगर प्रशासन से अपने निर्धारित मिशन और वाइल्ड डेविल लैंड्स में हो रही अराजकता का इस्तेमाल कानूनी प्रवेश पाने के लिए किया, जिससे उसके लंबे समय तक गायब रहने की एक उचित कहानी बन गई। इस तरह वह खुद को हैटन के साथ सहयोग करने वाले व्यक्ति के रूप में उजागर होने से बचा सकता था। बेशक बिग 5 संप्रदायों के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को अंततः पता चल जाएगा कि अक्साई ने हैटन की शादी में भाग लिया था। आखिरकार उसे दिवंगत हयात की वजह से बिग 5 धर्मी संप्रदायों के कोर फॉर्मेशन लॉर्ड्स के साथ साथ हान दी लॉर्ड से मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा। काला रक्त हैटन के साथ उसका व्यवहार कोर फॉर्मेशन लॉर्ड्स के लिए मायने नहीं रखता था, और चूंकि वह अभी भी छोटा सा प्रतीत होता था, इसलिए बिग 5 सेक्ट्स उसके साथ तब तक परेशान नहीं होंगे जब तक कि वह उन्हें कोई कारण न दे। इस प्रकार अक्साई को केवल ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि उसकी कागजी कहानी कुछ समय के लिए सही हो, जब तक कि समय बीतने के साथ रेखाएं धुंधली न हो जाएं और फिर इसका कोई महत्व न रह जाए। इस प्रकार अक्साई ने सभी सही कदम उठाकर अपना रिकॉर्ड साफ रखा था, और फिर भी उसका पीछा किया जा रहा था। अक्साई को यकीन था कि ये अनुयायी बिग 5 संप्रदायों से नहीं थे। अगर वे किसी कारण से अक्साई से सवाल करना या उसे धमकाना चाहते थे, तो उन्हें अपनी उपस्थिति छिपाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि वह उनसे पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने हाल ही में किसी को नाराज किया है। एक साथ कई चीजों के बारे में सोचते हुए भी अक्साई रुका नहीं। उसने अपना सिर नहीं घुमाया। उसने उन्हें सोचने दिया कि वे अभी भी छिपे हुए हैं। वह भीड़ भरे बाजार की सड़क से गुजरा, दुकानों और चिल्लाते विक्रेताओं के बीच से गुजरा। तली हुई स्पिरिट सामग्री की खुशबू हवा में फैल रही थी। एक स्ट्रीट परफॉर्मर चमकती हुई टाइलों पर नाच रहा था जो हर कदम के साथ रंग बदल रही थी। अक्साई ने कुछ देर के लिए रुककर बख्तरबंद जानवरों को काबू करने वालों के एक समूह को अपने सामने से गुजरने दिया। उसके पीछे 4 अनुयायियों ने अपनी गति समायोजित की। सहज, बहुत सहज अक्साई ने चलना जारी रखा और एक शांत रास्ते पर चल पड़ा जो शहर के दक्षिणी छोर की ओर जाता था। लोग कम होते गए, चहल पहल कम होती गई। केवल दूर से आती हुई खुरों की आवाजें और पेड़ों की धीमी सरसराहट ही रह गई थी।
उस समय उसके पीछा करने वालों को यह नहीं पता था कि अक्साई उन्हें राय सिटी के बाहर ले जाकर जानबूझकर उसके चारों ओर हत्यारा अनुकूल स्थिति पैदा कर रहा था। राय सिटी का उल्लेख पहली बार अध्याय 316 में किया गया था। व्हाइट माउंटेन सिटी का उल्लेख पहली बार अध्याय 172 में किया गया था। अक्साई ने अपना भाव शांत रखा, लगभग उगते हुए, जब वह मुख्य सड़क के अंत को चिन्हित करने वाले पत्थर के मिहराब के नीचे चला गया। अन्याय अभी भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे, इस बात से अनजान कि उसने सब कुछ देख लिया है। निश्चित रूप से वे आपके रोजमर्रा के गुंडे नहीं हैं, अक्साई ने मन ही मन सोचा। हैटन से मुलाकात के बाद मैंने उनके मुख्य शिष्यों की हत्या करके कुछ संप्रदायों को नाराज कर दिया है। ये सिल्वर मून पैलेस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ उनका ज्यादा प्रभाव नहीं है। ये कलिंगूट भी नहीं हो सकता। दादानगा समुद्र में उन खूनी लुटेरों के लिए मुझे घात लगाने के लिए बेहतर जगहें हैं। वे अपने प्रभाव क्षेत्र से इतनी दूर नहीं आएंगे। आयरन माउंटेन संप्रदाय, शायद उन्हें ये जानकर बहुत गुस्सा आना चाहिए कि मैंने रोन को मार दिया। जी सही है। स्पिरिट किसान को पक्का पता नहीं था, लेकिन पीछा करने वालों की मौजूदगी ने एक बात की पुष्टि कर दी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। हैतीन जो चाहता था उसे करने के परिणाम भुगतने होंगे। रोन को मारकर अपनी लगभग पूरी टीम को बेअसर करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जी और बाई यू और सिया सोलारिस और लिनी के भाग्य को बदलकर लोवेनफील्ड हमेशा के लिए। अक्साई को छोड़कर वाइल्ड डेविल लैंड्स में प्रवेश करने वाली टीम में से केवल एजे और क्लाउडसैक से जियान चेन ही बच गया था, और तब भी जियान चेन को याद नहीं था कि बाकी लोगों के साथ क्या हुआ था। यह अक्साई ही थी जिसने राय सिटी प्रशासन के लिए एक विश्वसनीय कहानी गढ़ी थी, जिससे कि गायब टुकड़ों को भरा जा सके तथा हर चीज के लिए राक्षस साधकों को दोषी ठहराया जा सके, जो एक तरह से पूरी तरह से झूठ भी नहीं था। सब कुछ सही करने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजें गलत हो ही जाएंगी। ठीक है, उन्हें अनुसरण करने दो। अक्साई फिर मुस्कुराया, इस बार किसी और चीज से ज्यादा अपने आप पर। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसके कदम अभी भी सहज थे। देखते हैं आप कब तक इसे कायम रख पाते हैं। कुछ समय के बाद छाया बैल का घंटा, शाम के 7 बजे, रात के 8 बजे। सूरज बहुत पहले ही दांतेदार पहाड़ों के पीछे डूब चुका था और राय सिटी पर एक गहरा बैंगनी रंग छा गया था। शहर के पश्चिमी हिस्से की सड़कें अब शांत थीं, दुकानों और घरों के बाहर सिर्फ कुछ लालटेन जल रही थीं। अधिकांश लोग ये जानते हुए घर के अंदर लौट आए थे कि बाहर की दुनिया देर से आने वाले यात्रियों के प्रति दयालु नहीं है। अक्साई पश्चिमी गेट की ओर तेजी से आगे बढ़ा। जब वह बछेड़े को काम पर रखने वाली चौकी के पास पहुंचा तो चौकी पर मौजूद गार्डों ने उसे तीखी नजर से देखा। स्पिरिट के बछेड़े चिकने, अच्छी तरह से खिलाए गए जानवर थे, जिनके खुरों के चारों ओर हल्की नीली आभा थी और वे लकड़ी की बाड़ के पीछे पंक्तियों में आराम कर रहे थे। इतनी देर से बाहर जा रहे हो? एक गार्ड ने पूछा जब अक्साई ने किराए के लिए स्पिरिट स्टोन का एक गुच्छा दिया। हाँ, अक्साई ने शांति से उत्तर दिया, बस एक छोटी सी यात्रा है, मैं सूर्योदय से पहले वापस आ जाऊंगा। दूसरे गार्ड ने भौहें सिकुड़ी, जंगल रात में सुरक्षित नहीं है, खासकर अब। अगर आप सुरक्षित वापस नहीं आए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अक्साई ने बस मुस्कुराया, अपनी उंगलियां घोड़े के अयाल में घुमाते हुए, जबकि वह धीरे से हिनहिना रहा था। चिंता के लिए धन्यवाद। हल्के से झटके के साथ वह स्पिरिट बछेड़े पर सवार हो गया। एक तेज चाल में जानवर शहर के फाटक से परे अंधेरी सड़क पर भाग गया। उसके खुरों से घिसी पिटी पगडंडी पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। बछेड़े की आभा ने नीले रंग की रोशनी की एक नर्म पगडंडी जलाई जैसे ही वह जंगल में सरपट दौड़ा। कुछ ही देर बाद 4 लबादे पहने हुए लोग उसी गेट पर पहुंचे। वे पहरेदारों से अनावश्यक बातचीत से बचते हुए तेजी से आगे बढ़े। अक्साई की तरह उनमें से प्रत्येक ने एक स्पिरिट बछेड़े का भुगतान किया और चुपचाप रात में बाहर निकल गया। उनकी आकृतियां शीघ्र ही उसी दिशा में गायब हो गईं जिस दिशा में अक्साई गई थी। जंगल में आगे बढ़ने पर जब उनके स्पिरिट घोड़े एक के पीछे एक सरपट दौड़ रहे थे तो उनमें से एक व्यक्ति ने चेहरे पर शिकन लाते हुए कहा, क्या हमें यकीन है कि जिस आदमी का हम पीछा कर रहे हैं वह वही है जिसने शिष्य रोन को मार डाला था? जी, उसने पूछा। उसकी आवाज अनिश्चित थी। मैंने जो महसूस किया उसके अनुसार उसकी आत्मा साधना अभी नींव निर्माण क्षेत्र के शुरुआती चरण में ही है। वह इतना मजबूत नहीं लगता कि वह संप्रदाय द्वारा शिष्य को दिए गए रक्षात्मक उपायों को तोड़ सके। उसके बगल में सवार एक अन्य व्यक्ति ने धीरे से खर्राटे लिए। खैर, मैंने राय सिटी के प्रशासन में अपने संपर्कों के जरिए उसकी पहचान की पुष्टि कर ली है। वह वही अक्साई है जो रोन के साथ ही वाइल्ड डेविल लैंड्स में दाखिल हुआ था।
जी, इतना ही नहीं, ब्लैकब्लड संप्रदाय में हमारे संपर्क ने भी यह संदेश भेजा कि यह वह आदमी था जिसने उसे मार डाला। तीसरे बुजुर्ग, जो कि एक युवा व्यक्ति थे, ने झुंझलाहट भरी आह भरी। ये ठीक है और सब कुछ, लेकिन हमारे जैसे अनुभवी लोगों को इस छोटी सी मछली के पीछे क्यों भेजा जाता है? क्या संप्रदाय उसे संभालने के लिए एक नया बुजुर्ग नहीं भेज सकता? वह किसी उचित संप्रदाय से भी नहीं है, बस एक भटकता हुआ साधक है। उसे मारना हमारे समय की बर्बादी जैसा लगता है। क्या आयरन माउंटेन संप्रदाय के वरिष्ठ बुजुर्ग इतने स्वतंत्र हैं कि वे अपने मृत शिष्यों के लिए ऐसे ऑपरेशन करते फिरते हैं? कुछ देर की खामोशी के बाद आखिरकार चौथी महिला ने अपनी बात रखी। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी और उसमें शांत अधिकार था। किसने कहा कि यह रोम का बदला लेने के बारे में है? जी, उसने ठंडे स्वर में कहा। शिष्य का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। उसका नाम, एक मुख्य शिष्य के रूप में उसकी पहचान, यही सब मायने रखते हैं। अगर हम किसी भटकते साधक को बिना किसी सजा के उसके जैसे किसी व्यक्ति को मारने देते हैं, तो यह आयरन माउंटेन संप्रदाय के बारे में क्या कहता है? बाकी लोग चुप हो गए। उसने आगे कहा, यह हमारी प्रतिष्ठा के बारे में है। हम किसी को भी अपने मुख्य शिष्य की हत्या करने के बाद मुक्त नहीं छोड़ सकते, भले ही वह शिष्य ऐसा न हो जिसकी जगह कोई दूसरा न ले सके। और यह सिर्फ एक कारण है। उसने आंखें सिकुड़ते हुए सामने की ओर देखा। वह व्यक्ति अक्साई एमरल्ड कोव द्वीप का सह मालिक भी है। सिल्वर मून पैलेस ने पहले ही कलिंगूट के साथ हाथ मिला लिया है। उन्होंने हमें अपने गुप्त गठबंधन में शामिल होने के लिए कहा है। कलिंगूट द्वीप पर कब्जा करने की योजना बना रहा है और उससे होने वाले मुनाफे को मदद करने वालों के बीच बांटा जाएगा। जब वह बोलती रही तो अन्य लोग ध्यानपूर्वक सुनते रहे। दादानगर समुद्र में क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम इस मिशन का उपयोग कलिंगूट के अच्छे पक्ष में आने के लिए कर सकते हैं। यदि हम मदद करते हैं तो वे हमें 5 महान संप्रदायों के हस्तक्षेप के बिना भूमिगत व्यापार मार्गों और दुर्लभ संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेंगे। वह वापस दूसरों की ओर मुड़ी। तो अब कोई सवाल नहीं। इस भटकते हुए साधक को मारना हमें कई तरह से मदद करता है, और अगर हम इसे साफ सुथरे तरीके से करते हैं तो हम जितना खोते हैं उससे कहीं ज्यादा पाते हैं। तीनों व्यक्तियों ने सहमति में सिर हिलाया। अब उनके चेहरे गंभीर थे। जैसे जैसे स्पिरिट के घोड़े जंगल में आगे बढ़ते गए, उनके चमकते खुरों ने अज्ञात की ओर जाने वाले अंधेरे रास्ते पर धुंधली रोशनी के निशान छोड़े। सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश उन्हें लंबे समय तक गुप्त रूप से पीछा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लौह पर्वत संप्रदाय के 4 बुजुर्ग ये देखकर काफी आश्चर्यचकित थे कि अक्साई ने बिना किसी कारण के बीच में एक खुला शिविर और कैंप फायर स्थापित करने का दुस्साहस किया था। क्या फाउंडेशन बिल्डिंग विशेषज्ञ की तलाश इससे अधिक आसान हो सकती है? उत्तर, सिल्वर मून पैलेस और आयरन माउंटेन संप्रदाय का उल्लेख पहली बार अध्याय 317 में किया गया था। अक्साई ने अध्याय 334 में दोनों संप्रदायों के साथ अंततः शत्रुता स्वीकार कर ली है। राय शहर के बाहर हांदी छाया खरगोश का घंटा 9 PM to 10 PM। खुले जंगल में हवा शांत थी, केवल आग की हल्की सी चिटचिटाहट और भुने हुए मांस की हल्की सी गंध आ रही थी। भूमि काफी दूर तक समतल थी, जिसमें केवल जंगली घास के टुकड़े और कुछ बिखरे हुए पेड़ थे। इस एकांत स्थान के बीच में एक अलाव धीरे धीरे जल रहा था। उसके बगल में अक्साई आराम से बैठा था। आग पर पके हुए राक्षसी जानवर के मांस के टुकड़े पलट रहा था। खाना बनाते समय वह शांत स्वर में सीटी बजा रहा था, पूरी तरह से शांत, मानो वह अपने ही पिछवाड़े में हो। लगभग 100 मीटर दूर एक छोटी चट्टानी पहाड़ी पर लौह पर्वत संप्रदाय के 4 आत्मा साधक कुछ घनी झाड़ियों की छाया के पीछे चुपचाप छिपे हुए थे। उनमें से एक लंबा और तेज आंखों वाला आदमी अक्साई को घूरते हुए गहरी भौहें सिकोड़ रहा था। क्या यह आदमी पागल हो गया है? उसने धीमी आवाज में पूछा। वह स्पष्ट रूप से परेशान था। उसने यहाँ डेरा डालने का फैसला क्यों किया? वह राय सिटी में ही रह सकता था। क्या वह आज रात मरना चाहता है? उसने अपना सिर हिलाया। यहाँ दुष्ट फाउंडेशन बिल्डिंग विशेषज्ञ हैं, डाकू, आवारा लोग, यहाँ तक कि पागल भी। खुले में इस तरह आग लगाना, ये लूट को आमंत्रित करने जैसा है। एक और आदमी, जो बूढ़ा और शांत था, अपनी नजरें अक्साई पर टिकाए रहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्थिर थी। हमें किसी भी फाउंडेशन बिल्डिंग एक्सपर्ट को कम नहीं आंकना चाहिए, खास तौर पर एक भटकते साधक को नहीं, जिनके पास कोई गुरु या संप्रदाय नहीं है। वे केवल इसलिए इतने लंबे समय तक जीवित रहते हैं क्योंकि वे जीवित रहना जानते हैं। पहले आदमी ने उसे संदेह भरी नजर से देखा। क्या तुम कह रहे हो कि यह कोई जाल है?
कि वह किसी पर घात लगाने के लिए इंतजार कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि वह जानता है कि हम उसका पीछा कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। समूह में से महिला ने अंततः अपनी बात रखी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें भारीपन था। हमें सावधान रहना चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए। वह एमरल्ड कोव द्वीप का मालिक हो सकता है, लेकिन मैंने जो सुना है उसके अनुसार वह भाग्यशाली था जब लेका कबीले का पतन हुआ। पर्पल रिवर संप्रदाय ने उन्हें मिटा दिया। ये नन्हा अक्साई संयोग से बच गया और अराजकता के दौरान और मजबूत हो गया। उसका कोई वास्तविक इतिहास नहीं है। वह एक क्षण के लिए रुकी और दूर से लपटे उठती हुई देखने लगी। मैंने अफवाहें सुनी हैं कि उसका ब्लैकब्लड संप्रदाय से संबंध है, लेकिन वाइल्ड डेविल लैम्स के बाहर ये संबंध बेकार हैं। खासकर अब ब्लैकब्लड लॉर्ड मर चुका है। वह संप्रदाय संकट में है। वे छाया में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और उनके पास उसके जैसे अकेले साधक की परवाह करने का समय नहीं है। तीसरा आदमी, जो अब तक चुप था, कुछ अधीरता से बोला, तो हम हमला करेंगे या नहीं? महिला के होठों पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। भले ही यह एक जाल हो, लेकिन वह हम चारों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। मैं देखना चाहती हूँ कि जब यह आदमी किसी कोने में फंस जाता है तो वह क्या चालें चलता है, उसने कहा, इससे पहले कि हम उसे मार डालें। और इसके साथ ही वह अपनी जगह से गायब हो गई। उसका शरीर चांदनी में धुंध की तरह टिमटिमा रहा था। उसने एक उच्च स्तरीय आंदोलन मंत्र का उपयोग किया जिससे उसकी उपस्थिति लगभग पूरी तरह से गायब हो गई। कुछ ही क्षणों में वह कैंप फायर के पास आ गई और अक्साई से कई मीटर की दूरी पर खड़ी हो गई। अक्साई ने धीरे से ऊपर देखा। उसके हाथ में पकड़ी हुई छड़ी पर अभी भी मांस भून रहा था। फिर एक के बाद एक लौह पर्वत संप्रदाय के अन्य 3 बुजुर्ग उसके पीछे प्रकट हुए और अक्साई के चारों ओर अर्धवृत्त बनाते हुए खड़े हो गए। रात में कैंप फायर की लपटें धीरे धीरे नाच रही थीं, जिससे अक्साई के शांत शरीर पर रोशनी की गर्म झिलमिलाहट फैल रही थी। वह जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठा था। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी जिस पर अभी भी भुने हुए मांस के कुछ टुकड़े थे। जली हुई चर्बी और जड़ी बूटियों की गंध हवा में तैर रही थी। उसके सामने 4 आकृतियां चुपचाप खड़ी थीं। उनके लंबे नीले वस्त्र हवा के साथ हल्के से लहरा रहे थे। उनके चेहरे सींग वाले मुखौटों के पीछे छिपे हुए थे, जिससे वे एक भयानक रूप दे रहे थे, लेकिन उनकी मुद्रा ने अक्साई को वह सब कुछ बता दिया जो उसे जानना था। वे आश्वस्त थे, शांत, बिल्कुल भी सतर्क नहीं। अक्साई ने आलसी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और एक छोटे कपड़े से अपने होठों के कोने से तेल पोंछ लिया। नमस्ते युवा अतिथियों, उसने कहा। उसकी आवाज शांत और मधुर थी, जैसे कोई पुराने मित्रों का अभिवादन कर रहा हो। आज रात का अर्धचंद्र काफी सुंदर है, क्या आपको नहीं लगता? उसने नाटकीय ढंग से आह भरी। एक भटकते हुए साधक का जीवन आसान नहीं है। आप देखिए, एक व्यक्ति अकेले बहुत सारा खाना खा लेता है। उसने आग के पास रखे एक लंबे लकड़ी के लट्ठे की ओर इशारा किया, जैसे कि वह हमेशा मेहमानों का इंतजार करता रहता हो। तुम क्यों नहीं बैठते? कुछ खाओ। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ देर की खामोशी के बाद नकाबपोशों में से एक ने धीमी हंसी निकाली। उसकी आवाज तीखी और तिरस्कार से भरी थी। लड़के, तुम्हें सचमुच पता नहीं कि तुम किस तरह के खतरे में हो, है ना? जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपना हाथ उठाया और एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। जैसे ही उसने अपनी स्टोरेज रिंग से तलवार निकाली, जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसके अंदर से एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह फूट पड़ा और उसने अपनी साधना को छिपाने वाला भेस उतार दिया। एक सच्चे फाउंडेशन बिल्डिंग क्षेत्र साधक के दबाव ने अचानक भार की तरह क्षेत्र को भर दिया। आदमी ने अपनी तलवार उठाए और आत्मा का सार ब्लेड के साथ इकट्ठा हुआ, इससे पहले कि वह उसे हवा में घुमाता। एक चमकदार कट लहर की तरह बाहर निकला, उज्ज्वल और तेज। इसने स्पिरिट के बछेड़े को मारा जिसे अक्साई ने थोड़ी दूरी पर बांधा था। बछेड़े ने एक तीखी चीख निकाली और फिर उसे सिर से लेकर पूंछ तक 2 टुकड़ों में काट दिया गया। जब टुकड़े जमीन पर गिरे तो खून मिट्टी पर फैल गया। तलवार चलाने वाले बुजुर्ग ने अक्साई की ओर देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, अब तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। अक्साई ने मृत स्पिरिट बछेड़े की ओर देखा, फिर नकाबपोश बुजुर्ग की ओर। उसने सहजता से कंधे उचकाए और कतार पर चिपके हुए मांस से एक और निवाला खाया। उन्होंने सरलता से उत्तर दिया, मैं दौड़ने की योजना नहीं बना रहा था। उसकी नज़र एक बुजुर्ग से दूसरे बुजुर्ग पर घूम रही थी। उसका चेहरा शांत और अस्पष्ट था। टिमटिमाती आग की रोशनी उनके सींग वाले मुखौटों पर परावर्तित हो रही थी, जिससे वे और भी ज्यादा मूक शिकारियों जैसे लग रहे थे। अक्साई थोड़ा आगे झुका। उसका स्वर अभी भी मित्रवत था,
लेकिन उसके अंदर कुछ तीखापन भी था। शुरू करने से पहले उन्होंने कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस संगठन से जुड़े हैं? वह फिर मुस्कुराया, हालांकि इस बार उसमें गर्मजोशी नहीं थी। मैं लोगों को मारने से पहले उनके बारे में जानना पसंद करता हूं। इस बिंदु पर किसी ने उनके इरादों पर काम करने का निर्णय लिया। शेष 3 संप्रदाय के बुजुर्गों में से किसी ने भी यह नहीं देखा कि उनमें से चौथा व्यक्ति कब छाया की तरह गायब हो गया। वहां कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। एक पलक झपकते ही वह चली गई। महिला बुजुर्ग ने अपनी मौजूदगी को पूरी तरह मिटाने के लिए एक शक्तिशाली चाल चलन मंत्र और चुपके तकनीक का इस्तेमाल किया था। उसके कदमों से कोई आवाज नहीं आती थी, उसकी सांस से हवा में हलचल नहीं होती थी। वह अंधेरे में किसी भूत की तरह फिसलती हुई चली गई और ऐसे सहजता से आगे बढ़ रही थी जैसे किसी ने ऐसा दर्जनों बार किया हो। उसने अपनी बैग से एक छोटा घुमावदार खंजर निकाला, जिसका किनारा गहरे हरे रंग के तरल पदार्थ से लिपटा हुआ था, जो आग की मंद रोशनी में भी हल्के से चमक रहा था। खंजर सिर्फ तेज ही नहीं था, बल्कि उसमें स्पिरिट वेनम भी था, जो आंतरिक अंगों को नष्ट करने और स्पिरिट कोर को तुरंत कमजोर करने के लिए बनाया गया था। उसका लक्ष्य ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता था, खास तौर पर तब जब हमला उसकी गर्दन पर किया गया हो। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसने चुपचाप कई सारे स्पिरिट मंत्र सक्रिय कर दिए। एक अपनी इंद्रियों को बढ़ाने के लिए, एक अपनी गति और पकड़ को मजबूत करने के लिए, एक अपने वार में शक्ति जोड़ने के लिए। आखिरी कदम उठाते ही वह अक्साई के ठीक पीछे खड़ी हो गई, जिसने अभी तक मुड़कर नहीं देखा था। वह न बोला, न हिला। एकदम सही समय पर उसने खंजर उठाया और उसकी गर्दन के आधार पर निशाना साध दिया। ये हमला इतनी तेजी से हुआ कि कोई भी सामान्य फाउंडेशन बिल्डिंग साधक इस पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं दिख रही थी। वह पहले भी ऐसा कर चुकी थी, लेकिन जैसे ही खंजर की नोक त्वचा को छेदने वाली थी, वह रुक गई। जब ब्लेड किसी ठोस चीज से टकराया जो वहां नहीं होनी चाहिए थी, तो एक हल्की सी आवाज हुई। कछुए के खोल के आकार की एक पारदर्शी दीवार अक्साई की पीठ पर चमक उठी। ये पतली और साफ थी, दूसरी त्वचा की तरह, लेकिन इतनी मजबूत कि वह उसके जहरीले वार को रोक सके, जैसे कि उसने दीवार पर छुरा घोंपने की कोशिश की हो। टक्कर की ताकत से हवा में ऊर्जा की एक छोटी सी लहर दौड़ गई। महिला बुजुर्ग की आंखें सदमे से चौड़ी हो गई और एक पल के लिए उनका शरीर जम गया, क्योंकि वह ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी क्या हुआ था। तब अंततः अक्साई बोली। उन्होंने धीरे से कहा, खाना खाते समय किसी पर हमला करना बहुत ही असभ्यता है। उसने पलटकर नहीं देखा, उसने चबाना भी बंद नहीं किया। उसकी आवाज में शांति सहज लगनी चाहिए थी, शायद आलसी भी। लेकिन महिला बुजुर्ग को यह अलग लगा। यह एक अजीब भार के साथ उसके कानों पर पड़ा, जैसे कोई ठंडी और भारी चीज उसकी छाती पर टिक गई हो। इसमें एक ठंडी आवाज थी जो जंगली शैतानी भूमि के भीतर से आ रही थी। केवल एक राक्षसी साधक ही जो न केवल जीवित रहा हो बल्कि उस अराजक क्षेत्र में पनपा हो, उसे इस तरह महसूस करा सकता था। क्या वह हैतीन पर हमला कर रही थी? ब्लैक ब्लड खुद, जिसे राक्षसी गुट का युवा राक्षस राजकुमार कहा जाता था। ये वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं, अक्साई ने कहा, जैसे वह उसके विचारों को एक खुली किताब की तरह पढ़ सकता हो। मैं उस आदमी का साला हूँ। चलो, अभी के लिए भावी साला कह देते हैं। महिला बुजुर्ग की अंतःप्रज्ञा उस पर पहले से भी अधिक जोर से चिल्ला रही थी। ये सिर्फ एक भटकता हुआ साधक नहीं था जो भोजन का आनंद ले रहा था। उस समय अक्साई में कुछ ऐसा था जो वास्तव में मानवीय नहीं लग रहा था। वह एक असली राक्षस की तरह उसके मन को कैसे पढ़ सकता था? वह किसी भी तरह के रक्षात्मक आत्मा मंत्र का उपयोग किए बिना उसकी लगभग पूर्ण हत्या के प्रयास से कैसे बच सकता था? अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था जब वह अक्साई से आमने सामने आई थी और उसके मन में उसके बारे में बहुत सारे सवाल थे। और ये तब हुआ जब अक्साई ने कोई कदम भी नहीं उठाया था। ये स्पष्ट रूप से उनके लिए अच्छी शुरुआत नहीं थी। वह धीरे से पीछे हटी, उसका खंजर अभी भी हाथ में था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। बाकी 3 बुजुर्ग, जो अभी भी आग के उस पार खड़े थे, अब तक उसके असफल हमले को देख चुके थे, लेकिन वे अभी भी वहां से नहीं हटे थे। वे नजदीक से देख रहे थे। अक्साई ने मांस की एक और कटार ली और उसे धीरे धीरे चबाते हुए एक टुकड़ा खाया। आग फिर से चटकने लगी और ठंडी खामोशी फैल गई। महिला बुजुर्ग चुपचाप अक्साई के पीछे से हट गई और बिना कोई आवाज किए अपने साथियों के पास फिर से आ गई। उसका चेहरा पहले जैसा ही ठंडा, भावहीन था, लेकिन उसकी आंखें उसकी शांति को धोखा दे रही थी। उसकी नजर में कुछ अलग था, अब वह ज्यादा तेज और बेचैन थी। उसने अपनी नजरें अक्साई पर टिकाए रखी,
जैसे कोई सांप को देख रहा हो जिस पर वे लगभग पैर रखने ही वाले थे। उसने धीमी, गंभीर आवाज में कहा, उस आदमी में कुछ ठीक नहीं है। उसके तीनों साथी चेहरे पर शिकन लिए उसकी ओर मुड़े। उनमें से एक ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। उसने मेरे हमले को रोकने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया, उसमें आत्मा के सार का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उसने अपनी आवाज स्थिर लेकिन दृढ़ रखते हुए कहा, और वह मेरे तत्काल विचारों को पढ़ सकता था। ये कुछ ऐसा नहीं है जो एक फाउंडेशन बिल्डिंग साधक कर सकता है, उच्च श्रेणी की कलाकृति या निषिद्ध आत्मा मंत्र के साथ भी नहीं। आप सही कह रहे हैं, अक्साई ने अचानक आग की दूसरी ओर से कहा। चारों एक साथ उसकी ओर मुड़े। वह अभी भी शांत बैठा था, अपने हाथ कपड़े से साफ कर रहा था, जैसे उसने अभी कुछ ऐसा नहीं कहा हो जिसे सुनना असंभव था। जब उसने उनकी ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान फैल गई। मैंने जो रक्षात्मक तकनीक इस्तेमाल की है वह क्यूई आधारित सभ्यता से संबंधित है, उसने कहा, जैसे कि वह बच्चों के एक समूह को कुछ सरल समझा रहा हो। यह उस तरीके से अलग तरीके से काम करता है जिस तरह से हम आत्मा सार का उपयोग करते हैं। जब तक मेरे शरीर में क्यूई प्रवाहित होती रहेगी तब तक तुम मुझे उस तरह की हत्या से नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे जैसा तुमने अभी करने की कोशिश की थी। उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक चौड़ा गोल वाइन जार निकाला और एक छोटे सफेद कप में साफ तरल डाला। वाइन की महक हवा में फैल गई, मीठी और भारी, जैसे कि उसे दशकों तक रखा गया हो। बेशक यह उसकी अपनी शराब थी, बैकस ब्लेसिंग, जिसे उसने एमरल्ड कोव में बनाया था। वही शराब जिसने व्हाइट माउंटेन सिटी की नीलामी में बेचकर उसे भारी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स दिलाए थे। उसने एक घूंट लिया, फिर बोलना जारी रखा। मन पढ़ने के बारे में उन्होंने कहा, शराब का आनंद लेने के लिए रुकते हुए, यह एक अलग सभ्यता से आती है। एक ऐसी सभ्यता जो आत्मा या क्यूई के बजाय ईथर सार का उपयोग करती है। मैंने अब तक 2 विदेशी दुनियाओं का दौरा किया है और उन जगहों से 1 या 2 चीजें सीखी हैं। आप देखिए, मुझे अपनी ईथर साधना में हाल ही में एक सफलता मिली है जो अब मुझे अपने आसपास के लोगों के सभी विचारों को पढ़ने की अनुमति देती है। चारों बुजुर्ग कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखें तेज और सतर्क हो गई थीं। बेशक, अक्साई ने कहा, इसकी भी सीमाएं हैं। मैं गहरे विचारों को नहीं पढ़ सकता, या यह नहीं जान सकता कि किसी का दिमाग बहुत ज्यादा उलझा हुआ है या नहीं, या वे सक्रिय रूप से घुसपैठ से बचने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। लेकिन उन सीमाओं के बावजूद मैं महसूस कर सकता हूं कि आपके अंदर डर का निर्माण शुरू हो रहा है। उसकी नज़र उस महिला बुजुर्ग पर पड़ी और उसने अपना प्याला उसकी ओर इस तरह बढ़ाया जैसे वह उसे टोस्ट दे रहा हो। और तुम, उसने कप के किनारे से उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम पहले से ही पीछे हटने के बारे में सोच रही हो। तुम फिर से छाया में छिपने की योजना बना रही हो। दूर से मुझे देखो और आयरन माउंटेन संप्रदाय से सहायता के लिए बुलाओ, है ना? एक और घूंट पीने के बाद उसने गहरी सांस ली। उसकी आवाज झूठे पछतावे से भरी हुई थी। मुझे डर है कि अब बहुत देर हो चुकी है। चारों संप्रदाय के बुजुर्ग परेशान हो गए। हल्की हवा से आग के चारों ओर सूखी घास हिलने लगी और जंगल में अंधेरा छाने लगा। अक्साई ने अपना कप अपने पास रखते हुए धीरे से कहा, मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया क्योंकि मैं जानता हूं कि यह जानकारी फैलेगी नहीं। वह थोड़ा आगे की ओर झुका, उसकी मुस्कान किनारों पर तीखी हो गई। उसकी आंखों में सतह के नीचे कुछ ठंडी चीज चमक रही थी। क्या आप जानते हैं कि मैं ये कैसे सुनिश्चित करूंगा? आग धीरे धीरे भड़की, जिससे कुछ चिंगारियां रात में फैल गईं। अक्साई की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप में से कोई भी इस स्थान से न जाए। महिला बुजुर्ग ने बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज तनावपूर्ण चुप्पी को एक तेज ब्लेड की तरह चीर रही थी। इससे पहले कि अन्य 3 बुजुर्ग कोई प्रतिक्रिया कर पाते या उसके निर्णय पर सवाल उठा पाते, वह जा चुकी थी। जैसे ही वह दृष्टि से ओझल हुई, उसके शरीर के चारों ओर प्रकाश की एक झिलमिलाहट फैल गई तथा वह अपने गतिशील आत्मा मंत्र का प्रयोग करते हुए अक्साई से दूर भाग गई और वापस उसी दिशा में चली गई जहां से वे आए थे। बाकी 3 बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर नकाबपोश शिकन उभर आई। उसके अचानक पीछे हटने से वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। उनमें से किसी को भी तत्काल खतरे का आभास नहीं हुआ था। उन्हें लगा कि आग के पास बैठा हुआ आदमी हमला करने वाला नहीं है। लेकिन भले ही उन्हें लगा कि महिला बुजुर्ग शायद जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रही है, लेकिन उन्होंने बहस नहीं की। वह उनमें से सबसे मजबूत और सबसे अनुभवी थी, और वह ही इस मिशन का नेतृत्व कर रही थी। बिना कुछ कहे वे उसके पीछे चले गए और प्रत्येक ने अपनी अपनी गति तकनीक सक्रिय कर दी। लेकिन जब ये घटना घटी तब वे मैदान के किनारे तक भी नहीं पहुंचे थे।
अक्साई के आसपास की जमीन फट गई और मोटी लकड़ी की बेलें जंगली सांपों की तरह धरती से बाहर निकल आईं। अक्साई खड़ा भी नहीं हो सका, वह बस बैठा रहा, अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, अब बहुत देर हो चुकी है। बेलें किसी भी सामान्य आत्मा मंत्र की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ी। वे भागते हुए बुजुर्गों को चारों ओर से घेर कर चारों ओर से बाहर की ओर उछल पड़े। कुछ ही क्षणों में वे एक दूसरे से लिपट गए, मोटी दीवारों में बदल गए और आसमान की ओर उठ गए। चारों संप्रदाय के बुजुर्ग फिसलकर रुक गए, उनके भागने का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। इसके बाद और भी बेलें उगईं, वे हवा में रेंगती और घूमती हुई उनके सिर के ऊपर से जुड़ गईं। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका मुड़ती हुई आपस में जुड़ी हुई बेलों के गुंबद में घिर गया। रात के जंगल की आवाजें, जो कभी कभी दूर से आती आत्मा भेड़ियों और अन्य रात्रिचर जीवों की चीखों से भरी होती थीं, धीरे धीरे गायब हो गईं। अब केवल पत्तियों की हल्की सरसराहट और हवा में आत्मा ऊर्जा की गहरी गुनगुनाहट रह गई थी। बुजुर्ग अक्साई की ओर चौंक कर मुड़े। वह अब धीरे धीरे अपने लट्ठे से उठकर अपने हाथों से धूल झाड़ रहा था। उसका शराब का प्याला अभी भी आग के पास रखा हुआ था, जो उसके आखिरी घूंट के बाद से अछूता था। ये रक्तरेखा आत्मा मंत्र के समान था, जिसे वेडेंटेल्ड ने राक्षस भालू परिवार के खिलाफ उन्हें भागने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया था। सिवाय इसके कि यह अधिक शक्तिशाली था, अक्साई ने वेडेंटेल्ड के रक्तरेखा स्पिरिट मंत्र को लिया और उसमें सुधार किया। ड्रूइडिक शक्ति और डेविल्स डैन से कुछ अवधारणाओं को मिलाकर उसने कुछ नया बनाया था, कुछ ज्यादा खतरनाक और इस्तेमाल करने में ज्यादा व्यवहारिक। इसे बनाए रखने के लिए बहुत अधिक आत्मिक सार की आवश्यकता नहीं थी, तथापि इसे निर्मित अवरोध कहीं अधिक टिकाऊ था। बेलें सिर्फ मजबूत ही नहीं थीं, वे आग, बर्फ, बिजली और लगभग हर तरह के तात्विक हमले के प्रति प्रतिरोधी थीं। वे तलवार के वार को भी झेल सकती थीं, यहाँ तक कि सेकंड ऑर्डर स्पिरिट तत्व से युक्त होने पर भी। और चूंकि मंत्र में विभिन्न प्रकार की लताओं को एक साथ बुना गया था, इसलिए गुंबद क्रूर बल के हमलों के खिलाफ भी अपनी जमीन पर खड़ा रह सकता था। यहाँ तक कि द्वितीय श्रेणी के वेडेंटेल्ड भी अपने जीवित रहते हुए अपने रक्तरेखा स्पिरिट मंत्र का बेहतर संस्करण नहीं डाल सकते थे, जो अक्साई ने डाला था। यह कोई साधारण द्वितीय श्रेणी का मंत्र नहीं था, यह आत्मा मंत्रों के संयोजन से बनी एक तकनीक थी, और केवल अक्साई ही इसका उपयोग कर सकता था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, आग की रोशनी उसके पीछे टिमटिमाने लगी, जिससे उसकी छाया बेलों से ढकी गुंबद की दीवारों पर पड़ने लगी। आप में से कोई भी नहीं जा रहा है, उसने शांति से कहा। आज रात नहीं। बुजुर्गों ने कुछ नहीं कहा। अब उनमें से हर एक को कुछ समझ में आ गया था जो उन्हें पहले नहीं आया था। कैंप फायर, मांस, सहज मुस्कान, ये सब एक जाल था। अक्साई उनका इंतजार कर रहा था, और इसी दौरान वे पकड़े गए। ट्रीक ट्रीक ट्रीक, लकड़ी के टूटने और लताओं के हिलने की आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी, क्योंकि गुंबद की आखिरी दीवारें उनके ऊपर बंद हो चुकी थीं। चारों संप्रदाय के बुजुर्ग बहुत हैरान थे। एक पल वे पीछे हट रहे थे, अगले ही पल वे एक विशाल गुंबद के अंदर फंस गए, जो जीवित लकड़ी से बना था, जो कहीं से भी उभर कर आया था। वे चारों एक साथ मुड़कर अक्साई की ओर देखने लगे। वह अभी भी वही था जहां उसे छोड़ा गया था। वह भी उस लंबे लकड़ी के लट्ठे से उठकर खड़ा हुआ था जहां वह कुछ क्षण पहले बैठा था। उसने जमीन में खड़ी लकड़ी की छड़ी उठाई और जलती हुई लकड़ियों को व्यवस्थित करते हुए अपने कैंप फायर की लपटों को हिलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। फिर वो उनकी ओर देखकर मुस्कुराया। कहीं बीच में शिविर लगाते हुए देखते हैं और आपका पहला विचार उस पर हमला करने का होता है, अक्साई ने कहा। उसकी आवाज स्पष्ट और स्थिर थी। क्या आप में से कम एक ने नहीं सोचा होगा कि यह एक जाल हो सकता है? किसी भी बुजुर्ग ने मौखिक रूप से जवाब नहीं दिया, लेकिन उनमें से दूसरे संप्रदाय के बुजुर्ग काफी डरे हुए थे और उन्होंने अपने साथियों की तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे चिल्ला रहे हों कि मैंने तुमसे कहा था। एक पल के लिए उन्हें भी लगा कि उनकी बात सही साबित हुई है। मुझे कहना होगा, मैं थोड़ा निराश हूँ, अक्साई ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जैसे वह बच्चों को डांट रहा हो। वे कहते हैं कि आयरन माउंटेन संप्रदाय मेरे एमरल्ड कोव की सेनाओं से कागज पर ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन क्या यही मजबूत होने का मतलब है? बिना सोचे समझे हमला करना, अपरिचित भूमि में अजनबियों को कमांकना। जैसे ही उसने कुछ सूखी टहनियां लपटों में फेंकी, उसके पास आग की हल्की चिंगारी उठने लगी। क्या आप सिर्फ इसलिए मूर्ख बन जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने विरोधियों से ज्यादा ताकतवर हैं? उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उसी क्षण पीछे मुड़ जाता जब मैं देखता कि एक फाउंडेशन बिल्डिंग एक्सपर्ट जो काफी समय से वाइल्ड डेविल लैंड्स में गायब था,
वापस आ गया है और यहाँ डेरा जमाए हुए है। कोई सवाल नहीं, कोई अभिमान नहीं, बस भाग जाता। अगर बाद में उच्च अधिकारी चाहे तो मैं उन्हें डांटने देता, कम से कम मैं ये सुनने के लिए तो जीवित रहूंगा। उसने लकड़ी की छड़ी को आग के पास एक चट्टान पर हल्के से थपथपाया, जिससे कुछ राख गिर गई। आप चाहे तो मुझे काया कह सकते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं काया बनकर उन सभी तथाकथित बहादुर लोगों पर हंसूंगा जो इस तरह की नौसिखिए गलतियों के कारण मारे गए। चारों बुजुर्गों ने उनके भाषण के दौरान ही हमला करना शुरू कर दिया था और बिना लड़े फंसने से इनकार कर दिया था। बाधा पर आत्मा मंत्र, हवा के ब्लेड, आग की लहरें, बर्फ की कीलें फेंकी। उन्होंने अपने भंडारण छल्लों से चमकते हथियार निकाले और चमकते ब्लेडों से बेलों को काट डाला। एक बुजुर्ग ने तो नीले रत्न से जड़ा एक धातु का पंखा भी निकाला, जिससे दीवारों को काटने के लिए तेज आत्मा तत्व की लहरें उड़ाई जा रही थीं। लेकिन इनमें से कोई भी काम नहीं आया, सचमुच नहीं। उन्होंने जितनी भी बेलें काटी वे कुछ ही सेकंड में वापस उग गईं और मजबूत और मोटी हो गईं। जितना ज्यादा वे काटते, अवरोध उतना ही ज्यादा प्रतिक्रिया करता, हिलता और समायोजित होता, और वे उसे नष्ट करने से पहले ही तेजी से खुद को ठीक कर लेता। गुंबद में कई मिनट तक टकराव और संघर्ष की आवाजें गूंजती रहीं। चारों ओर फेंकी जा रही आत्मा की ऊर्जा से हवा गर्म हो गई, लेकिन उनके सभी प्रयासों के बावजूद वे जाल में सेंध तक नहीं लगा पाए। एक एक करके सभी बुजुर्ग रुक गए। उनकी सांसें जोरदार हो गई थीं और वे लगातार प्रयास करते रहे। अब उनकी आत्मा की कलाकृतियां उनके करीब मंडरा रही थीं, हमला करने के बजाय बचाव के लिए तैयार। और अंत में वे सभी फिर से मुड़े और इस बार गंभीर भाव के साथ अक्साई का सामना किया। इस बिंदु पर अक्साई की क्षमताओं को कम करके नहीं आंका गया था। सींग वाले मुखौटों के पीछे कोई मुस्कुराहट नहीं थी, बस सन्नाटा। वे उस आदमी को देख रहे थे जिसने उन्हें इतनी सफाई से, इतनी सहजता से पकड़ लिया था। बुजुर्गों ने गुंबद तोड़ने की कोशिश बंद कर दी, कलाकृतियां छोड़ दी। उनकी आत्मा के मंत्रों की चमक फीकी पड़ गई। हमलों की आवाजें शांत हो गईं। बेल की दीवार के अंदर की हवा फिर से शांत हो गई, अक्साई के पास कैंप फायर की हल्की चटकने की आवाज को छोड़कर। महिला बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। ऐसा लगा जैसे उसने कोई स्विच दबा दिया हो। अब उसके कंधे शिथिल हो गए थे और वह खंजर जो उसने कभी कसकर पकड़ रखा था, वापस म्यान में आ गया था। बोलते समय उसकी आवाज शांत थी। ऐसा लगता है कि हमने आपको कम आंका, उसने अक्साई की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। आपको आयरन माउंटेन संप्रदाय के बारे में सिर्फ इसलिए बुरा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मेरी ओर से निर्णय लेने में चूक हुई। अक्साई ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस उसकी तरफ देखता रहा, इंतजार करता रहा। मैंने अपने पास मौजूद जानकारी के आधार पर हमला करने का फैसला किया। मैं अपने संप्रदाय के खुफिया नेटवर्क को दोषी ठहरा सकता था, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लेबल किया था जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, कोई खतरा नहीं था। लेकिन ये सही नहीं होगा। मैं इस मिशन का नेता था, मुझे ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। वह कुछ देर रुकी और अपने शब्दों को समझने के लिए कुछ क्षण का समय लिया। लेकिन अगर मैं वास्तव में इसके बारे में सोचूं, तो उसने आगे कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने आपसे भिड़ने से पहले बैकअप के लिए फोन भी किया होता, तो क्या इससे कुछ बदल जाता? क्या आप हमारे साथ शांतिपूर्वक बात करने के लिए सहमत होते, सिर्फ इसलिए कि हमने आप पर दबाव डालने के लिए और लोगों को साथ लाया था? उसकी नज़र थोड़ी सिकुड़ गई। मुझे ऐसा नहीं लगता। अक्साई आगे झुकी और उसने फिर से आग पर हाथ मारा, लेकिन वह अभी भी सुन रहा था। लेकिन चीजें सिर्फ इसलिए हमारे हिसाब से नहीं होती क्योंकि हम चाहते हैं। कई शक्तिशाली लोग हैं जो छाया में छिपे रहते हैं। हमारा संप्रदाय भी ऐसा ही है। हम एक छिपी हुई शक्ति हैं, अक्साई एवरवुड। इसलिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहती हूँ, उसने कहा। हमारे पीछे की शक्ति के बारे में सोचो। आयरन माउंटेन संप्रदाय भले ही धर्मी गुट के बिग 5 में से एक न हो, लेकिन हम अभी भी इतने मजबूत हैं कि आपके घर एमरल्ड कोव को वास्तविक नुकसान पहुंचा सकें। अक्साई की उंगलियां उसके हाथ की छड़ी पर कुछ देर के लिए रुक गईं। हमने सोचा कि आप एक कमजोर भटके हुए किसान हैं। ये हमारी गलती थी और हम उस गलती को सुधारने के लिए तैयार हैं। वह एक और कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन धमकी भरी नहीं थी। तुम्हें पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? यह कोई रहस्य नहीं है। तुमने हमारे एक मुख्य शिष्य रोन को मार डाला। ये हमारा अधिकार है कि हम उस हिसाब को पूरा करें, लेकिन हम बदला लेने की भावना से अंधे नहीं हैं। अगर लाभ की गुंजाइश है तो हम बदलाव के लिए तैयार हैं। बाकी 3 बुजुर्ग चुपचाप देखते रहे। किसी ने भी बीच में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, हम अतीत को भूल सकते हैं,
अगर आप सहयोग करने को तैयार हैं तो हम इस घटना को यूं ही नहीं छोड़ देंगे, बल्कि अपने संप्रदाय को आपके पक्ष में लाएंगे। आपको कलिंगूट से कोई शिकायत है न? वे आपके द्वीप व्यापार में हमारी कल्पना से भी ज्यादा बड़ी बाधा बन रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरे देश भी द्वीप व्यापार युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। उदाहरण के लिए सिल्वर मून पैलेस ने कलिंगूट में बहुत ही गुप्त तरीके से शामिल हो गया है। हालांकि इसने अभी तक कोई आधिकारिक कदम नहीं उठाया है, लेकिन उनके संप्रदाय के सदस्य पहले से ही दादानगा समुद्र में दखल दे रहे हैं। और ऐसा लगता है कि सिल्वर मून पैलेस को भी आपसे शिकायत है क्योंकि आपने उनके मुख्य शिष्य बाई यू को मार डाला। लेकिन हमारी तरह वे इस हत्या का उपयोग द्वीप व्यापार युद्धों में भाग लेने के बहाने के रूप में कर रहे हैं। संक्षेप में, आप बहुत मुश्किल स्थिति में हैं अक्साई एवरवुड। एमरल्ड कोव पहले से ही विभिन्न शक्तियों द्वारा प्रतिष्ठित किया जा रहा है। इसलिए भले ही आप उन सभी जालों से बचने में कामयाब हो जाएं, जिन्हें आपने अपमानित किया है और अपने घर तक पहुंचते हैं, केवल अराजकता और विनाश ही आपका इंतजार कर रहा है। अक्साई ने अब ऊपर देखा। उसकी आंखों में आग की रोशनी टिमटिमा रही थी। महिला संप्रदाय की बुजुर्ग महिला पहले से भी अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बोली, लेकिन सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। हम आधिकारिक तौर पर दादानगा द्वीप गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हम अब तक तटस्थ बने हुए हैं क्योंकि हमें इस बात की परवाह नहीं है कि कलिंगूट या गठबंधन में से कौन जीतता है। हम बस इतना चाहते हैं कि द्वीप समूह में तेजी से बढ़ रहे व्यापार का हिस्सा हमें मिले। उसने हल्का सा कंधा उचकाया, शांत लेकिन तीखा। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसके साथ काम करते हैं, जब तक कि लाभ सार्थक हो। आयरन माउंटेन संप्रदाय अपने वजन से ऊपर या नीचे नहीं मुक्का मारता है। ये केवल चुपचाप बढ़ना चाहता है, किसी भी समझदार इकाई की तरह। दादानगा सागर में एक द्वीप के मालिक के रूप में आपको कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ लड़ने वाले दो पक्ष धर्मी और राक्षसी गुटों के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष के कारण बने थे। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, भले ही हम तकनीकी रूप से बिग 5 सेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वाइल्ड डेविल लैंड्स में हाल ही में हुई अशांति ने धर्मी गुट के भीतर भी कुछ चीजें बदल दी हैं। राक्षसी गुट में असंतुलन का फायदा निश्चित रूप से बिग 5 धार्मिक संप्रदायों द्वारा उठाया जाएगा, और जवाब में राक्षसी पक्ष 5 राज्यों में अराजकता का कारण बनेगा। दादानगा उपमहाद्वीप निरंतर अशांति के एक और दौर में प्रवेश करने वाला है। यदि हम आने वाले तूफान से बचना चाहते हैं तो हमें अपने वर्तमान निर्णयों के आधार पर विकास के प्रयासों में तेजी लानी होगी। मुनाफे में अपना हिस्सा पाने के लिए मूल रूप से सिल्वर मून पैलेस और कलिंगूट के साथ काम करने का फैसला किया था, लेकिन हम आपके लिए इसे बदल सकते हैं। हम गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और इसे मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। आखिरकार, भले ही गठबंधन अब तक कलिंगूट के खिलाफ आगे बढ़ने में कामयाब रहा है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये द्वीप मालिकों के हितों की रक्षा कब तक जारी रख सकता है, खासकर जब अन्य प्रमुख ताकतें हस्तक्षेप करना शुरू कर देती हैं। कलिंगूट की तरह ही गठबंधन को भी मजबूत सहयोगियों की जरूरत है। बिग 5 सेक्ट्स केवल इतनी ही मदद करेंगे। एक निश्चित बिंदु के बाद वे एक दूसरे को दबाना शुरू कर देंगे और द्वीप के स्वामित्व के हाथों में बदलाव के कारण किनारे पर खड़े हो जाएंगे। उनके लिए द्वीप के मालिक कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक संसाधन समृद्ध द्वीप उनकी जरूरतों के हिसाब से उत्पादन करते रहेंगे, तब तक उन्हें हमेशा फायदा होता रहेगा। जब तक उन्हें उनकी जरूरत का सामान मिलता रहेगा, उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि उनके लिए कौन काम करता है। वैसे भी तुम बहुत मजबूत हो अक्साई, हमारे जैसे संप्रदाय का मार्ग बदलने के लिए पर्याप्त मजबूत। आयरन माउंटेन संप्रदाय तुम्हारे पीछे खड़ा होने को तैयार है, जब तक कि हम द्वीप के व्यापार सौदों में उचित रूप से शामिल हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या कहते हैं? इस समय संप्रदाय की महिला बुजुर्ग की आंखों में एक विचित्र चमक थी। डर अभी भी वहां था, गहराई में दबा हुआ था, लेकिन उसने तर्क और नियंत्रण से उसे ढक लिया था। उसने अब और न लड़ने का फैसला किया था। उसने अक्साई को दुश्मन नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने का फैसला किया था जो एक शक्तिशाली सहयोगी हो सकता था। हालांकि उसने अपनी मौजूदा स्थिति के कारण ये कॉल किया था, लेकिन उसका प्रस्ताव वास्तविक था। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मौत की लड़ाई में शामिल होना बेवकूफ़ी होगी जिसे वह अपने बेहतरीन हत्या कौशल का उपयोग करके चोट नहीं पहुंचा सकती, खासकर तब जब उस व्यक्ति के पास खुद को बचाने के लिए सामान्य से परे साधन हो। अक्साई इस समय महिला संप्रदाय की मुखिया की आंखों में छिपे रहस्यों से घिरी हुई थी, इसलिए उसने सुरक्षित खेलने का फैसला किया, और एक पल के लिए गुंबद पहले से ज्यादा शांत हो गया। अब सभी की नजरें अक्साई पर थी,
उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। अक्साई ने धीरे से हाथ बढ़ाया और अपनी दाढ़ी रहित थोड़ी को खुजलाया और टिमटिमाती हुई आग को घूरने लगा। नारंगी और पीली लपटें उसकी आंखों में नाच रही थीं, लेकिन उसका मन आग की गर्मी से दूर था। महिला बुजुर्ग की बातों की बदौलत अक्साई को एक साथ कई बातों का पता चल गया। उनके प्रस्ताव को अक्साई ने जानकारी का खजाना मान लिया, क्योंकि वह काफी समय से एमरल्ड कोव से जुड़ी खबरों से दूर थी। ऐसा लगता है कि इन दिनों दादानगा समुद्र में हालात मेरी कल्पना से भी बदतर हैं, उसने धीरे से कहा, किसी और से ज्यादा खुद से। एमरल्ड कोव छोड़ने से पहले ही अक्साई को पता था कि अलायंस और कलिंगवुड के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। ये केवल समय की बात थी कि यह आगे एक पूर्ण युद्ध में बदल जाए, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि स्थिति इतनी जल्दी इतनी गंभीर हो जाएगी। तथ्य यह है कि मुख्य भूमि की ताकतें अब द्वीप समूह के व्यापार युद्धों में अपना सिर घुसा रही थीं, जिससे चीजें और भी जटिल हो गईं। उसने अपनी थोड़ी को फिर से खुजलाया, इस बार अधिक दृढ़ता से, और थोड़ा भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसके दिमाग में एक और विचार आया। मुझे लगता है ये सब जुड़ा हुआ है, उसने फुसफुसाया। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने ब्लैकब्लड लॉर्ड को बचाने का फैसला किया। मैं तीनों कोर फॉर्मेशन लॉर्ड्स को टोरेल की पवित्र भूमि में उनके जाल से वापस लाया। शक्ति संतुलन कुछ समय के लिए बना रहा, लेकिन ब्लैकब्लड लॉर्ड की मृत्यु के बाद ये फिर से नष्ट हो गया। यखा लॉर्ड की अंतिम सार्वजनिक मृत्यु, चाहे वह वास्तविक जीवन में मरे या नहीं, मामले को और भी जटिल बना देगी। मैंने हीरो बनने का फैसला किया और अब देखिए क्या गड़बड़ है। अक्साई की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब वह आग की लिपटों को देख रहा था। उनकी रोशनी उसके चेहरे पर टिमटिमा रही थी। तो क्या मैं ही अपनी समस्याओं के पीछे की वजह हूँ? क्या एमरल्ड कोव के आसपास की अशांति मेरी वजह से है? हो सकता है ये पूरी तरह सच न हो। शायद अगर मैं वाइल्ड डेविल लैंड्स में ज्यादा दखल न देता तो भी चीजें उसी तरह से सामने आती। लेकिन मेरे कामों की वजह से इन चीजों का होना तेज हो गया। क्या मेरे कामों ने भाग्य के धागों में दखल दिया? क्या इसीलिए नायशा नाम की उस लड़की ने मुझे सर्वोच्च स्तर की भाग्य विसंगति कहा था? उसने खुद से सूखी हंसी के साथ पूछा। ईमानदारी से कहूं तो यह अच्छा विचार नहीं है। आत्मचिंतन, ये हमेशा मददगार नहीं होता। कभी कभी किसी और को दोष देना और अपने काम में लग जाना बेहतर होता है। इस तरह कम से कम आप रात को बेहतर नींद ले पाएंगे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने ऊपर देखा और महिला बुजुर्ग की आंखों से नजरें मिलाईं। उसने इतनी ऊंची आवाज में बात की कि उसके दुश्मन उसे साफ साफ सुन सके। मैं इस प्रस्ताव के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, मिस। मैं वास्तव में आपका धन्यवाद करता हूँ, अक्साई ने कहा। उसकी आवाज विनम्र लेकिन दृढ़ थी। लेकिन एमरल्ड कोव की कोई योजना नहीं है कि वह बिग 5 सैक्स या उनके सहयोगियों के साथ बनी तटस्थता को खत्म करे। तटस्थता व्यापार के लिए अच्छी है, और मैं हमेशा व्यापार समर्थक नीतियों का समर्थन करता हूँ। वह एक क्षण के लिए रुका, ताकि उसे ध्यानपूर्वक सुनने का समय मिल सके। जहाँ तक आपके सहयोग की बात है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर यह सीधे व्यापार लाभ को साझा करने की कीमत पर हो तो इसकी जरूरत नहीं है। बेशक, एमरल्ड कोव के एक द्वीप मालिक के रूप में, मैं आपके योगदान के स्तर के आधार पर आपके प्रयासों के लिए आपको भुगतान कर सकता हूं और दूसरों से भी ऐसा करने के लिए कह सकता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका संप्रदाय हमारे द्वारा भाड़े के सैनिकों के रूप में व्यवहार किए जाने के लिए तैयार होगा। आप हमें कमजोर पक्ष मानते हैं, है ना? आप हमारे व्यापारिक साझेदार बनना चाहते हैं, उनमें से सबसे खराब किस्म के। कोई ऐसा व्यक्ति जो न्यूनतम काम करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। हे, क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानता कि संप्रदाय कैसे काम करते हैं क्योंकि मैं एक भटकता हुआ साधक हूँ? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कौन होते हैं मुझे इतना अच्छा सौदा देने वाले? उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। उसकी आंखों में खतरे और मनोरंजन का मिश्रण झलक रहा था। मैं मानता हूँ, मैं प्रभावित हूँ। इतनी छोटी सी बातचीत में ही मेरी अहमियत समझ लेने के बाद आपने तुरंत अपना नजरिया बदल लिया। आपकी स्थिति में ज्यादातर लोग जिद्दी बने रहते, लड़ने की कोशिश करते या धोखा देकर निकल जाते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि आपके पास दिमाग है। फिर भी, अक्साई ने हल्की सी आह भरी और अपना सिर हिलाया। तो मुझे मना करना होगा, आपकी ताकत या आपके प्रभाव के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं किसी भी संप्रदाय पर भरोसा नहीं करता, चाहे उनका आकार, विश्वास या प्रतिष्ठा कुछ भी हो। जिस क्षण मैं किसी संप्रदाय पर निर्भर हो जाता हूँ, मैं उसके नियमों का हिस्सा बन जाता हूँ। और मैंने आज़ाद होने के लिए बहुत मेहनत की है, बस फिर से खुद को उसमें बांधने के लिए। अक्साई का स्वर और गहरा हो गया।
जहाँ तक आपके जैसे संप्रदायों को नहीं कहने के परिणामों की बात है, मैंने उन्हें पहले ही स्वीकार कर लिया है। तुम क्या सोचते हो कि मैं इतने लंबे समय तक जंगली शैतानी भूमि में क्यों गायब रहा? तुम क्या सोचते हो कि मैंने अपने घर की सुख सुविधा को क्यों छोड़ दिया और इस दौरान कष्ट सहना क्यों चुना? मैं आपको बता दूं कि यह सब मनोरंजन के लिए नहीं था। मैं बहुत सी चीजों में अच्छा नहीं हो सकता। हो सकता है कि अभी दादांग उपमहाद्वीप में मेरी पृष्ठभूमि कमजोर हो, लेकिन एक चीज है जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, वह है अपने दुश्मनों के लिए मेरी तैयारी और धैर्य का स्तर। उसकी मुस्कान लौट आए, अब और अधिक तीखी और अधिक खतरनाक। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने पहले से ही बहुत तैयारी कर ली है, और अब आप जो भी मेरे सामने पेश करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। एएन नायशा ने अध्याय 269 में अक्साई को उच्चतम स्तर की भाग्य विसंगति कहा है। अक्साई और आयरन माउंटेन संप्रदाय के बुजुर्गों के बीच बातचीत का उद्देश्य कुछ पुरानी घटनाओं को ताज़ा करना और ये दिखाना है कि कैसे सब कुछ वर्तमान में हो रही घटनाओं से जुड़ा हुआ है। सामान्यतः यह उन पाठकों के लिए है जो एक समय में एक से अधिक पुस्तकें पढ़ते हैं और उन्हें कहानी में पहले वर्णित कुछ महत्वहीन घटनाओं की पृष्ठभूमि को याद करने में कठिनाई होती है। ये कॉलबैक एक समृद्ध, अधिक जुड़ी हुई दुनिया बनाने में भी मदद करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को, जिन्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से याद है, ऐसा महसूस हुआ होगा कि गति थोड़ी धीमी हो गई है। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। इसकी भरपाई के लिए मैं कुछ घंटों में कुछ अतिरिक्त अध्याय जोड़ूंगा ताकि चीजें आगे बढ़ती रहें, पढ़ने में मजा आए। अक्साई के बोलते ही महिला संप्रदाय की बुजुर्ग महिला के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसकी भौहें तन गईं और चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसकी आवाज ठंडी और ब्लेड की धार जैसी तीखी हो गई। ऐसा लगता है कि तुम मेरे प्रस्ताव के पीछे छिपे अच्छे इरादों को नहीं समझते। तुम छोटे बदमाश हो, उसने कहा। उसके स्वर में शांत क्रोध झलक रहा था। आयरन माउंटेन संप्रदाय ने एमरल्ड कोव पर सीधे हमला नहीं किया है। इसका एकमात्र कारण उस लड़की निया का पर्पल रिवर संप्रदाय के साथ संबंध है, और आपके लोगों ने हान दी के साथ तटस्थता समझौता किया है। लेकिन इसे हमारी कमजोरी का संकेत न समझें। बाहर निकाला। उसके पैरों के नीचे की जमीन थोड़ी सी दरक गई। उसके शरीर से एक शक्तिशाली दबाव निकला। जैसे ही उसने अपनी असली ताकत 9वें चरण के फाउंडेशन बिल्डिंग क्षेत्र में दिखाए, उसकी साधना आभा बढ़ गई। ये कुछ ऐसा नहीं था जो उसने पहले दिखाया था, लेकिन अब उसने इसे बिना रोक टोक के पूरे क्षेत्र में फैलने दिया। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। आयरन माउंटेन संप्रदाय आप जैसे लोगों से निपटने के लिए अन्य तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। हमें आप पर खुलेआम हमला करने की जरूरत नहीं है। हत्यारे, जहर, कालाबाजारी, इनाम शिकारी, हम तुम्हें चुपचाप गायब कर सकते हैं और फिर भी पर्पल रिवर सेक्ट के सामने मुस्कुराते रह सकते हैं। शायद हमें एक थप्पड़ मिले, शायद वे हमें कुछ समय के लिए डांटें, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि संप्रदाय की राजनीति कैसे काम करती है। कुछ महीनों के बाद ये सब भूल जाएगा और तुम्हारा द्वीप यह नए स्वामित्व के अधीन होगा। कोई भी तुम्हारा शरीर भी नहीं खोज पाएगा। मानो उसके शब्द एक संकेत थे। बाकी 3 बुजुर्ग भी आगे बढ़ गए। उनमें से प्रत्येक ने अपनी अपनी आभा छोड़ी। हवा में चिंगारियां नाचने लगी। उनके वस्त्रों के किनारों पर लपटें टिमटिमाने लगी। महिला बुजुर्ग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मुझे पता है कि आपके पास तरकीबें छिपी हुई हैं। हम सभी ने आपकी तकनीक में अंतर महसूस किया। यह ऐसी चीज नहीं है जो एक सामान्य साधक के पास होनी चाहिए। और हाँ, हम सावधानी से काम करना चाहते थे, लेकिन इसे डर मत समझना। हम तुमसे नहीं डरते। तो क्या हुआ अगर तुमने हमारा रास्ता रोक दिया? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास हमारे विचारों को समझने की कोई अजीब सी क्षमता है? लड़ाई शुरू होने के बाद ये तुम्हारी मदद नहीं करेगी। उसकी आवाज ऊंची हो गई। हम तुम पर हर संभव हमला करेंगे, साथ मिलकर, बार बार। हम तुम्हें थका देंगे, तुम्हें कुचल देंगे। तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं होगा। हमारे दिमाग को पढ़ने की तो बात ही छोड़ो। अगर ब्लेड तुम्हारी गर्दन के आधे हिस्से में घुस चुका है तो तुम अपने गले की ओर आती ब्लेड को नहीं समझ पाओगे। फिर तीसरा बुजुर्ग हंसा। वह एक मोटा आदमी था जिसके छोटे छोटे सफेद बाल थे और नकाब के पीछे उसकी नाक पर एक निशान था। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और बड़ी मुस्कान बिखेरी। हे, हमारे नेता सही कह रहे हैं। मैं पहले तो कभी भी आपके साथ लड़ाई से भागना नहीं चाहता था, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में मनोरंजन भरा हुआ था। ये 4 बनाम 1 है। मैं मानता हूँ कि आपकी बाधा बहुत अच्छी है। ये कठिन और फैंसी है, मैं आपको ये बताता हूँ। लेकिन आपने एक गलती की। आपने खुद को हमारे साथ यहाँ बंद कर लिया।
अक्साई की ओर इशारा करते हुए उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम लड़ना चाहते हो, ठीक है, चलो लड़ते हैं। हमें संख्याओं के साथ तुम्हें डराने के लिए दोष मत दो। तुमने अपना चुनाव किया, बस बाद में रोना मत जब आयरन माउंटेन संप्रदाय तुम्हारा नाम मृतकों की सूची में जोड़ देगा। तीसरे संप्रदाय के बुजुर्ग ने जब अपना मजाक खत्म किया तो अक्साई हंस पड़ा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और उसके होठों के कोने पर एक आधी मुस्कान आ गई। किसी को नंबरों से धमकाना है न? उसने सिर हिलाते हुए दोहराया, जैसे कि यह विचार थोड़ा दुखद, थोड़ा मजेदार हो। बुरा विचार नहीं है। खैर, दो लोग ये खेल खेल सकते हैं। उसने अपना दाहिना हाथ धीरे से उठाया और उंगलियां चटकाईं। लकड़ी के गुंबद के भीतर आवाज धीरे धीरे गूंज रही थी, जो अभी भी उन सभी को घेरे हुए था। पहले तो कुछ नहीं हुआ। संप्रदाय के बुजुर्ग तनाव में थे, किसी चीज के हमले का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये कोई हमला नहीं था, ये तो आह्वान था। एक एक करके अक्साई के पीछे की परछाई से आकृतियां हवा के माध्यम से प्रकट होने लगीं। कुल 20 लंबे और चौड़े कंधों वाले, कुछ दुबले पतले और सुडौल, अन्य भारी शरीर वाले ये प्राणी बिल्कुल आत्मा साधकों जैसे दिखते थे। वे साधारण वस्त्र पहने हुए थे और उनकी आंखें एक नीरस, बेजान रोशनी से चमक रही थीं। उनके चेहरे चिकने, शांत और भावहीन थे। वे पलकें नहीं झपकाते थे, वे सांस नहीं लेते थे और वे बोलते भी नहीं थे, लेकिन वे जीवित योद्धाओं की तरह खड़े थे और संप्रदाय के बुजुर्गों को ठंडी, अविचल दृष्टि से घूर रहे थे। हालांकि उनकी त्वचा एक अलग कहानी बयां करती थी। उनकी त्वचा पीली थी और जगह जगह अजीब तरह से खींची हुई थी। कुछ हिस्सों पर साफ सिलाई के निशान थे, जैसे पुराने कपड़े को आपस में जोड़ दिया गया हो। उनके अंग सहजता से हिल रहे थे, लेकिन जिस तरह से उनके शरीर के जोड़ों को सिल दिया गया था, उससे ये स्पष्ट था कि वे पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं थे। अक्साई ने अनंत पशु राजवंश से राय शहर की यात्रा करते समय इन डिस्पोजेबल राक्षसों का निर्माण किया था। सौभाग्य से रास्ते में उसे कई राक्षस साधकों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने विभिन्न कारणों से उसे निशाना बनाने की हिम्मत की थी। उन्होंने संवेदनशील बेजुका राक्षसों के नए बैच के लिए उत्कृष्ट कच्चा माल तैयार किया था, जिसे वह बनाने की योजना बना रहे थे। बेशक, अक्साई ने एक बार फिर अपनी शैतान निर्माण प्रक्रिया में सुधार किया था। इस बिंदु तक वह कठपुतलियों की क्षमता बढ़ाने के लिए कई कच्ची सामग्रियों को एक साथ मिला सकता था। परिणामस्वरूप सभी 20 कठपुतलियों के पास अब फाउंडेशन बिल्डिंग क्षेत्र की शक्ति थी। उनके शरीर को कांस्य शरीर क्षेत्र की हुई साधना अवधारणा के माध्यम से भी मजबूत किया गया था, जिससे उन्हें मांस ढाल और अग्रिम पंक्ति की कठपुतलियों दोनों के रूप में अतिरिक्त स्थायित्व मिला। लकड़ी के अवरोधक गुंबद के अंदर अचानक फाउंडेशन बिल्डिंग स्तर की 20 कठपुतलियों का प्रकट होना एक खेल परिवर्तनकारी घटना थी। चारों संप्रदाय के बुजुर्गों ने सहज ज्ञान के आधार पर कदम पीछे खींच लिए। इन प्राणियों द्वारा छोड़ा गया दबाव बहुत गहरा और दमनकारी था। उनमें से हर एक ने किसी शुरुआती चरण में तो किसी मध्य चरण में फाउंडेशन बिल्डिंग विशेषज्ञ के स्तर की शक्ति का विकिरण किया। उनके आभामंडल के भड़कने से उनके आसपास की हवा थोड़ी विकृत हो गई। दूसरे संप्रदाय का बुजुर्ग, जो एक दुबला पतला आदमी था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, अक्साई को अविश्वास से देख रहा था। आप कठपुतली संचालक हैं? उसने धीमी और अनिश्चित आवाज में पूछा। लेकिन इससे पहले कि अक्साई जवाब दे, उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और अपनी गलती सुधारी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि सबसे प्रतिभाशाली कठपुतली संचालक भी एक साथ इतनी सारी फाउंडेशन बिल्डिंग कठपुतलियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, खासकर तब जब वह उनके साथ एक ही क्षेत्र में हो। उसने फिर से उन प्राणियों की ओर देखा। उसकी आंखें भ्रम और भय से फैली हुई थीं। वे बहुत स्वाभाविक तरीके से चलते हैं। वे असली लोगों की तरह प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन वे जीवित नहीं हैं। क्या वे कठपुतली हैं या कुछ और? उसने फिर से अक्साई की ओर देखा। उसकी आवाज धीमी होकर फुसफुसाने लगी। क्या चीजें हैं? और तुम क्या हो? कुछ ही घंटों में 2 और अध्याय अपलोड कर दिए जाएंगे। अक्साई ने सीधे दूसरे संप्रदाय के बुजुर्ग की ओर देखा। उसकी मुस्कान शांत किंतु अर्थपूर्ण थी। आप सभी किसी को संख्याओं के बल पर डराने के पक्षधर थे, है न? उसने हंसते हुए पूछा। निश्चित रूप से आपको कोई आपत्ति नहीं होगी यदि आपका प्रतिद्वंद्वी भी यही रणनीति अपनाए। ये कहते हुए वह मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी चमकीली थी कि वह उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाई। अक्साई ने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए कहा, इन कठपुतलियों के बारे में आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। वे सिर्फ एक तरह के बैकअप हैं। वे आपके असली विरोधी नहीं हैं। महिला संप्रदाय की बुजुर्ग महिला ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
उसके पेट में एक अजीब सी हलचल हुई और वह थोड़ा आगे बढ़ी। क्या क्या आपका मतलब है आप खुद से लड़ने नहीं जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि 4 सच्चे फाउंडेशन बिल्डिंग विशेषज्ञों से निपटने के लिए सिर्फ कठपुतलियां ही काफी हैं? भले ही वे संख्या में ज्यादा हों, लेकिन आखिर में वे सभी कठपुतलियां ही हैं। और सभी कठपुतलियों की तरह उनकी सीमाएं उनके स्वामी से आती है, यानी आप। इसका मतलब है कि हमें उन चीजों से निपटने के लिए समय खरीदते हुए सिर्फ आपको निशाना बनाना है। हाँ, क्या आपको लगता है कि हमने पहले कभी कठपुतली चलाने वालों से वास्ता नहीं रखा है? उसने झूठी बहादुरी के साथ पूछा, हालांकि उसकी आवाज में अनिश्चितता का भाव था। अक्साई ने शब्दों में जवाब नहीं दिया। उसने फिलहाल 4 संप्रदाय के बुजुर्गों से सारी जानकारी हासिल कर ली थी। उसने तय किया था कि वह उन्हें बेअसर करने के बाद बाकी जानकारी भी इकट्ठा कर लेगा। बातचीत का समय समाप्त हो चुका था। उन्होंने 4 संप्रदाय के बुजुर्गों के साथ बैठक को उस नए ट्रम्प कार्ड का परीक्षण करने के लिए एक अच्छे अवसर के रूप में देखा जो उन्होंने हाल ही में प्राप्त किया था। उनके न्यूरल लिंक फैब्रिक को विभिन्न कारणों से वास्तविक जीवन की स्थितियों से उत्पन्न डेटा की आवश्यकता थी। यह इस तरह के डेटा को इकट्ठा करने का एक अच्छा मौका था। इस तरह मौखिक रूप से जवाब देने के बजाय उसने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। उसकी त्वचा पर बने अजीब चमकते प्रतीकों के टैटू एक साथ चमक उठे। वे शक्ति से चमक उठे और उसके शरीर से चांदी जैसी रोशनी निकलने लगी। रून उसी क्षण सक्रिय हो गए जब उनकी क्यूई उनमें से प्रवाहित होने लगी। उनकी क्यूई भंडार तेजी से खत्म हो गए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति शांत और केंद्रित रही। उनके सामने हवा लहरदार और मुड़ी हुई थी और धीरे धीरे एक पारदर्शी आकृति दिखाई देने लगी। यह एक छोटे से घर के आकार का बड़ा जानवर था। उनके सामने बना ये जानवर बहुत ही भयानक लग रहा था। इसके विशाल अंगों पर लंबी लंबी लताएं लिपटी हुई थीं और इसका शरीर चांदी की चमक से चमक रहा था, जैसे तारों के नीचे चांदनी चमक रही हो। ये वरदान बुजुर्ग का शरीर था, वही जानवर जिससे अक्साई ने एक बार लड़ाई करके उसे मार डाला था, अब एक अलग रूप में वापस लाया गया है। हालांकि जानवर का शरीर सिर्फ क्यूई से बना था, लेकिन उसकी मौजूदगी जबरदस्त थी। यह उतना शक्तिशाली नहीं था जितना कि असली चीज थी। अक्साई अभी भी अपने अर्जेंट बॉडी क्षेत्र द्वारा सीमित था, लेकिन यह अभी भी उनके पैरों के नीचे की जमीन को हल्का सा हिलाने के लिए पर्याप्त था। क्यूई शेल क्रिएशन के रूप में भी वडेंटेल्ड ने लेट स्टेज सेकेंड ऑर्डर में शक्ति धारण की। कोई यह कह सकता है कि वह कुछ हद तक अपने समनकर्ता से भी अधिक शक्तिशाली था। और बात यही खत्म नहीं हुई। अक्साई की आंखें फिर से ध्यान केंद्रित करते समय हल्की सी चमक उठी। अचानक उसके बगल में बैंगनी रंग की रोशनी दिखाई दी, फिर आगे की ओर बढ़ी और जानवर के चांदी जैसे शरीर में विलीन हो गई। एथरविस्प, वडेंटेल्ड की आत्मा, अपने खोल में वापस लौट रही थी। लकड़ी तत्व की बैले जानवर के चमकते हुए रूप के चारों ओर लपेटने लगी, उसे जमीन पर टिका दिया, उसे आकार और वजन दिया। पृथ्वी तत्व की आत्मा के मंत्रों ने फ्रेम को सख्त बना दिया। हरे भरे बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली। उनके पीछे एक अजीब सी बुद्धि जल रही थी। उसकी नज़र 4 संप्रदाय के बुजुर्गों पर पड़ी और उसने ऐसी दहाड़ लगाई कि पूरा गुंबद हिल गया। पूरी प्रक्रिया में बस कुछ सेकंड लगे, लेकिन संप्रदाय के बुजुर्गों को ऐसा लगा जैसे समय धीमा हो गया हो। हर बीतता पल बढ़ती हुई भयावहता से भरा हुआ था। पहले तो उन्हें लगा कि अक्साई बस एक और कठपुतली को बुला रहा है, शायद बाकी की तुलना में ज्यादा ताकतवर, लेकिन फिर भी एक और औजार। लेकिन जब स्पिरिट कोर की ऊर्जा हवा में भर गई और उन्होंने जानवर की मौजूदगी के पीछे की ताकत को महसूस किया, तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। तीसरे क्रम का राक्षस जानवर, उनमें से एक ने दबी हुई सांस में कहा। किसी ने उसे सुधारा नहीं, कोई बोला नहीं, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा प्राणी खड़ा था जिसे फाउंडेशन बिल्डिंग एक्सपर्ट द्वारा नहीं बुलाया जाना चाहिए था। ये किस तरह की कठपुतली थी? ये किस तरह का बुलावा था? अक्साई ने मूलतः अपने क्यूई और ईथर साधना पथ की शक्तियों को एक रूप में संयोजित कर दिया था। इसके लिए उन्होंने वडेंटेल्ड को एक नए रूप में बुलाया था, जिसमें वडेंटेल्ड की मूल आत्मा को क्यूई शैल शरीर में मिश्रित किया गया था, उसे लकड़ी और पृथ्वी तत्वों से मजबूत किया गया था और उसे एक वास्तविक रूप दिया गया था। हमें ये याद रखना होगा कि अक्साई के पास अभी भी वडेंटेल्ड के असली शरीर तक पहुंच थी, जिसे क्यूई शेल में बदल दिया गया था। हालांकि इस समय इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसकी क्यूई कल्टीवेशन इतनी अधिक नहीं थी कि वह क्यूई शेल से बाहर बुला सके। इस प्रकार अक्साई को वडेंटेल्ड के कमजोर संस्करण को बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। भले ही जानवर के पीछे क्यूई अर्जेंट बॉडी क्षेत्र तक सीमित थी, लेकिन इससे जो दबाव पड़ता था वह वास्तविक था, भारी, लगभग कुचलने वाला। आखिरकार
दूसरे क्रम के रूप को छोड़कर राक्षस जानवर के पास तीसरे क्रम के स्पिरिट मंत्रों तक पहुंच थी। उसकी आत्मा जो एथरविस्प में बदल गई थी, उसे तीसरे क्रम की आत्मा साधना परीक्षण द्वारा बपतिस्मा दिया गया था। इस प्रकार आत्मा ने तीसरे क्रम के राक्षस जानवर की उपस्थिति भी प्रकट की। ये पूरी तरह से तीसरे दर्जे का जानवर नहीं था, लेकिन ये करीब था, बहुत करीब। इस समय उनके और अक्साई के बीच एक आधा कदम का तीसरे क्रम का प्राणी खड़ा था, जो धीमी आवाज में गुर्रा रहा था। उसकी नजरें अपने लक्ष्यों पर टिकी थीं। अक्साई और उसके एथरविस्प के बीच मानसिक संबंध के कारण वडेंट एल्डर को ठीक ठीक पता था कि उसे क्या करना है, बिना अक्साई द्वारा उसे मौखिक निर्देश दिए जाने के। संप्रदाय का कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। विभिन्न तरीकों का उपयोग करके अक्साई को डराने की उनकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी। अक्साई अपनी हंसी नहीं रोक सका। उसने चारों संप्रदाय के बुजुर्गों के चेहरों की ओर देखा और जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, इन भावों का क्या मतलब है? उसने कहा, ऐसा लग रहा है कि तुम सब किसी से शिकायत करना चाहते हो कि मैंने तुम्हें किस तरह से गलत तरीके से फंसाया, जबकि तुम ही थे जिन्होंने मुझ पर हमला करने का फैसला किया था। उसने अपने पास शांति से खड़े विशालकाय राक्षस की ओर इशारा किया। वैसे मैं आपको यह बता दूं कि वडेंट एल्डर भी आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वास्तव में नहीं। उसके शब्द पत्थरों की तरह खामोश तालाब में गिरे। फिर उसकी उंगलियों के एक झटके से लकड़ी के गुंबद के अंदर एक तेज आवाज गूंजी। अगले ही पल उसके चारों ओर की परछाइयों से 6 विशालकाय आकृतियां बाहर निकलीं। उनके हर कदम से जमीन पर हल्की सी आवाज आती। ये कोई साधारण जानवर नहीं थे, ये आनुवंशिक रूप से संशोधित राक्षस भालू थे। संप्रदाय के बुजुर्गों की आंखें उस दृश्य को देखकर चौड़ी हो गईं। ये भालू 12 फीट से भी ज्यादा लंबे थे और उनमें जंगली ताकत और अप्राकृतिक शांति का एक अजीब मिश्रण था। उनके शरीर ऐसे दिखते थे जैसे वे पेड़ों के साथ साथ उगे हों। लकड़ी की मोटी छाल जैसी प्लेटें उनके अंगों, कंधों और पीठों को ढांके हुए थीं। कुछ की खाल पर काई भी उगी हुई थी, जो आत्मा के सार से धीरे धीरे चमक रही थी। अक्साई संप्रदाय के बुजुर्गों की ओर मुड़ा। वह उनकी प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट रूप से प्रसन्न था। आह हाँ, मेरे छोटे शैतान भालू दस्ते से मिलिए, उसने गर्व भरे स्वर में कहा, जैसे कोई शोधकर्ता अपने आविष्कार का परिचय दे रहा हो। आखिरकार इन राक्षस भालुओं को एन्चांटेड एवरवुड फार्म में अक्साई की देखरेख में कृत्रिम तरीके से मजबूत और परिपक्व बनाया गया था। 6 राक्षस भालू कुछ समय पहले तक सिर्फ बच्चे थे। उसने उन्हें यहाँ के वडेंट एल्डर और भालुओं के एक परिवार के बीच हुई लड़ाई के बाद उठाया था। ये वडेंट एल्डर ही था जिसने शावकों के माता पिता को मार डाला था, और इस समय अक्साई ने उन्हें आपस में लड़ा दिया था। आगे बोलने से पहले उसने राक्षस भालुओं की ओर विचारपूर्ण दृष्टि से देखा। उनके वंशक्रम को मेरे पास मौजूद विभिन्न विरासतों का उपयोग करके बदला गया है। इसमें से कुछ ड्रूइडिक तकनीकों से है जो मेरे पास शुरू से ही है, कुछ हेरेटिक दाओ ज्ञान से है जो मुझे बहुत बाद में मिला। उनके सोल स्पेस को भी ठीक किया गया है। उनके निष्क्रिय एथसार को भी थोड़ा संशोधित किया गया है ताकि उनकी आत्माएं पोत रक्तरेखा परिवर्तन के साथ अच्छी तरह से जुड़ सकें। यही कारण है कि वे शांत हैं, यहाँ तक कि अब अधिकांश शीर्ष स्तरीय द्वितीय श्रेणी के दानव जानवरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान हैं। अक्साई ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ पीठ के पीछे रख लिए। वे अपने माता पिता से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। रक्तवंश प्रयोग नरक के जरिए उन्हें जो जबरदस्त दर्द सहना पड़ा, उसके बाद उनकी आत्मा साधना दूसरे क्रम तक पहुंच गई है, और वे अपने क्षेत्र के किसी भी अन्य सामान्य राक्षस जानवरों से ज्यादा होशियार हैं। इतना कि वे सामान्य आत्मा साधकों की तरह आत्मा मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें अब अपने वंश के स्पिरिट मंत्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब उन्हें किसी भी अन्य नियमित फाउंडेशन बिल्डिंग एक्सपर्ट की तरह अपनी इच्छानुसार कोई भी स्पिरिट मंत्र सीखने की स्वतंत्रता है। साथ ही अपने जानवरों जैसे शरीर की मजबूती पर गर्व भी है। लेकिन उसने एक क्षण रुककर कहा, ... जब मैदान पर लड़ाई के अनुभव की बात आती है तो वे अभी भी अनुभवहीन हैं। हालांकि मैंने उन्हें कुछ मार्शल आर्ट, स्पिरिट मंत्र और अन्य चीजें सिखाई हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि असली लड़ाई का क्या मतलब है। उनमें युद्ध के मैदान की सहज प्रवृत्ति की कमी है। वह संप्रदाय के बुजुर्गों की ओर मुड़ा और अपना सिर झुका लिया। यहीं पर आपकी भूमिका है। देखिए, आप 6 लोग उनके प्रतिद्वंद्वी होंगे। आप उन्हें सही तरीके से लड़ना सीखने में मदद करेंगे। अपने आप को उनके अभ्यास का लक्ष्य समझें। संप्रदाय के बुजुर्गों का गुस्सा फूट पड़ा। उनमें से एक ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। अक्साई ने धीरे से हाथ उठाया। अब मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हें मेरे इन परीक्षण विषयों से लड़वा कर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन आपको ये समझना होगा कि मैं एक शोधकर्ता हूँ और मुझे वास्तविक समय के डेटा की आवश्यकता है। साथ ही मैं नहीं चाहता कि मेरे परीक्षण विषय मर जाएं। वास्तव में नहीं, कम से कम थोड़े समय में सभी नहीं। ये 6 शावक अभी भी बहुत छोटे हैं और मैंने उन्हें जितना होशियार बनाया है वे अभी भी अपरिपक्व हैं। मैं चाहता हूं कि वे जीवन की क्रूर वास्तविकताओं का अनुभव करें, लेकिन साथ ही मैं नहीं चाहता कि उन्हें वास्तविक खतरे का सामना करना पड़े। क्या ये समझ में आता है? क्या सभी माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते समय यही नहीं सोचते हैं? हे, शायद मैं वाकई एक अच्छी माँ भालू हूँ, मुझे नहीं पता। वैसे भी सुरक्षा सर्वोपरि है। मेरे अधीन काम करने वाले किसी भी संवेदनशील प्राणी के लिए यह मेरा पहला नियम है। स्वयं एक चालाक और धूर्त फाउंडेशन बिल्डिंग विशेषज्ञ होने के नाते मैं जानता हूं कि आत्मा साधक कितने चालाक हो सकते हैं, खासकर जब वे सरल दिमाग वाले राक्षस जानवरों के खिलाफ लड़ रहे हों। इसके अलावा स्पिरिट साधक स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स, कीमिया आइटम, तावीज और ऐसे अन्य ट्रम्प कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। मेरे प्रायोगिक विषय अभी तक ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वडेंट एल्डर और बिजूका राक्षस 6 राक्षस भालुओं की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। जब तक मेरा कोई भालू खतरे में न हो वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसने हल्की सी आह भरी और राक्षस भालुओं की ओर देखा। आप जानते हैं मैं इतना सतर्क क्यों हूँ? इसका एक कारण है। मैंने पहले ही एक प्रयोग के दौरान एक राक्षस भालू के बच्चे को खो दिया था। मुझे उसे कठपुतली में बदलना था, लेकिन खैर ये योजना नहीं थी। मैं और नहीं खोना चाहता। उसका स्वर और भी दृढ़ हो गया। ये 6 मेरे निवेश हैं। मैंने इन्हें बढ़ाने में बहुत मेहनत की है, इसलिए कम से कम वे जीवित तो रह ही सकते हैं। फिर उसने राक्षस भालुओं की ओर देखा और अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। क्या तुम समझे? गुंबद में मौजूद सभी लोगों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि सभी राक्षस भालुओं ने एक साथ सिर हिलाया और उन्होंने ऐसा एक ही समय पर किया जैसे कि वे सेना के अंदर सैनिकों की तरह अनुशासित हों। दंडगर उपमहाद्वीप की भाषा को समझ सकते हैं, भले ही वे केवल द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवर हों। इससे ये भी पता चला कि संशोधित वन्य जीवों को अक्साई के लिए सक्षम अधीनस्थों के रूप में कार्य करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह विचित्रता भी संप्रदाय के बुजुर्गों को यह एहसास कराने के लिए पर्याप्त थी कि अक्साई ने अपने रहस्यमय ठिकाने के अंदर किस प्रकार का घृणित जंगल बनाया था। गोथम में काली टोपी पहने सतर्कता न्याय के एक चैंपियन की तरह था, जिसकी आवाज से ऐसा लगता था जैसे उसका गला खराब हो, जो अपनी गुफा में चमगादड़ों पर प्रयोग कर रहा था और उन्हें वास्तविक पिशाचों में बदल रहा था ताकि वे उसके सहायक बन सकें।